नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 92 तीव्र भय। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि इस समय हे झेंग के दिल में किस तरह की तूफानी लहरें उठ रही थीं। वह अपने सामने खड़े आदमी को घूरने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। यह आदमी सचमुच एक शैतान था। हे झेंग उस समय ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल में आयोजित भोज में शामिल हुए थे। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इस राक्षस ने चेन परिवार के सभी अंगरक्षकों को अपंग बना दिया था। उन्होंने राहुल को तब तक थप्पड़ मारते देखा था जब तक कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल नहीं हो गया था। हालांकि उसके दिल में भय की लहरों के पीछे यही कारण नहीं था। इस राक्षस ने चेन परिवार के मुखिया चेन झिंगुओ को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये वही अदम्य देवेंद्र था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उस दृश्य ने उसे कई बुरे सपने दिखाए थे। रिवर सिटी में चेन परिवार की नींव लियू परिवार और यहाँ तक कि उसके अपने हे परिवार से भी अधिक मजबूत थी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि चेन परिवार के पास मार्शल आर्ट का एक ग्रैंड मास्टर था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल में जो कुछ हुआ वह वास्तव में वह नहीं था जिसका उन्हें डर था। घटना के बाद जो हुआ उससे उसके दिल में डर बैठ गया। उसने शुरू में सोचा था कि चेन परिवार के गुस्से से अर्जुन की मौत हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। देवेंद्र और राहुल मृत पाए गए। रिवर सिटी में ये दो प्रमुख हस्तियां एक रात भी नहीं टिक पाईं। वे ऐसे ही मर गईं। हत्यारों के तरीके अत्यंत क्रूर थे और अभी तक अपराधी पकड़ा या पहचाना नहीं जा सका है। इससे रिवर सिटी का पूरा क्षेत्र मौत के साए में डूब गया। अन्य लोगों को शायद ये पता न हो कि अपराधी कौन था, लेकिन हे झेंग को यकीन था कि वह अर्जुन ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब अर्जुन होटल से निकला था तो उसने उसकी हत्या की मंशा को भांप लिया था। ये राक्षस तो चेन परिवार से भी नहीं डरता था, तो फिर उसकी अपनी ही परिवार की क्या कीमत थी। हे झेंग ने गहरी सांस ली। ये पहली बार था जब उसे सच्चा डर महसूस हुआ। जल्द ही उसने देखा कि सोफे पर बैठा युवक हाथ में शराब का गिलास लिए अपना सिर ऊपर उठा रहा है। दूसरे पक्ष की उदासीन निगाहें उस पर पड़ीं और उसे लगा जैसे वह मृत्यु के देवता के सामने खड़ा है। वह घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उभर आईं और उसकी शर्ट और सूट भी पसीने से भीग गए। लियू वेइचिंग ने देखा कि हे झेंग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए वह जल्दी से उसके पास गया और उसे याद दिलाया, भाई झेंग तुम इतने हैरान क्यों हो? जल्दी से उसे मारने में मेरी मदद करो। हे झेंग को होश आया और उसने लियू वेइचिंग को थप्पड़ मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया। इस समय सभी लोग अचंभित थे। आखिर क्या चल रहा था? क्या हे झेंग ने गलत व्यक्ति को मारा? लियू वेइचिंग का दिमाग भी खाली हो गया। जब उसे आखिरकार होश आया तो उसने पूछा, भाई झेंग तुमने मुझे क्यों मारा? आज मैं जिसकी पिटाई कर रहा हूँ वह तुम हो, अंधे मूर्ख। हे झेंग पागलों की तरह दहाड़ा। जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और अर्जुन की तरफ मुड़ा। थोड़ा झुककर उसने सम्मानपूर्वक पूछा, मिस्टर अर्जुन आप यहाँ क्यों आए हैं? टकराना। हॉल में भयानक सन्नाटा छा गया। उन्होंने अहंकारी हे झेंग को इस तरह किसी की चापलूसी करते कब देखा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष ने उसके चचेरे भाई की होटल में ही पिटाई कर दी थी। सबकी नज़रें सोफे पर बैठे युवक पर टिकी थीं। वे इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि इस व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी, अन्यथा हे झेंग ने इतना सतर्क रवैया नहीं अपनाया होता। दूरी में लू सियू का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी खूबसूरत आंखें भ्रम, आश्चर्य और भय से भरी हुई थीं। ये श्री अर्जुन वास्तव में कौन थे? यहाँ तक कि अनियंत्रित हे झेंग को भी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाती, हे झेंग ने लियू वेइचिंग को, जो अभी भी अचंभे में था, घसीटा और चिल्लाया, अंधे मूर्ख, जल्दी करो और मिस्टर अर्जुन से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा लियू परिवार खत्म हो जाएगा। हे झेंग की सारी कार्रवाई लियू परिवार को बचाने के लिए की गई थी। उन्हें यकीन था कि अगर लियू वेइचिंग ने आज माफी नहीं मांगी तो लियू परिवार कल सुबह तक जीवित नहीं रहेगा। लियू वेइचिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरानी से हे झेंग को देखने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने हे झेंग की आंखों में डर देखा। ये कुछ ऐसा था जो उसने अपने चचेरे भाई में पहले कभी नहीं देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू वेइचिंग जल्दी से अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मिस्टर अर्जुन मुझे माफ कर दो। हे झेंग ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला। उसने अर्जुन को काट दिया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया, मिस्टर अर्जुन मेरा ये चचेरा भाई बहुत अंधा है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे और अधिक सख्ती से अनुशासित करूंगा। मुझे वास्तव में उस पर नजर रखनी चाहिए थी। हमने इस बार मिस्टर अर्जुन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। भाड़ में जाओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया।
उन दो शब्दों को सुनकर कोई भी यह महसूस करने से नहीं बच सकता था कि सोफे पर बैठा युवक सभी चीजों से ऊपर खड़ा था, राजसी और अप्राप्य। यद्यपि अर्जुन को यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष उससे क्यों डरता है, परंतु अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था। वास्तव में उसे इस भावना से भी नफरत थी। हाँ, हे झेंग ने लियू वेचेंग को कमरे से बाहर खींच लिया और सुरक्षा गार्डों और वेटरों को व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। स्थिति का निष्कर्ष बस यही था। सौभाग्य से हॉल में बहुत अधिक लोग नहीं थे, अन्यथा स्थिति को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद हॉल में एक अजीब दृश्य सामने आया। अर्जुन के सोफे के 10 मीटर के दायरे में कोई भी बैठने या खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। उस जगह पर सिर्फ दो लोग थे, अर्जुन और प्रिया बंसल। ऐसा लग रहा था मानो उनके और बाकी लोगों के बीच कोई अदृश्य दीवार थी। अर्जुन, आप। प्रिया बंसल को आखिरकार एहसास हुआ कि अर्जुन कितना डरावना था। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाए। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि बंसल परिवार की विकट स्थिति का समाधान केवल उसके सामने खड़ा युवक ही कर सकता है। हालांकि क्या उनके पास बंसल परिवार की मदद करने का कोई कारण था? कुछ ही देर बाद लू सियू ने हिम्मत जुटाई और प्रिया बंसल के पास जाकर बैठ गई। उसने अपना निचला होंठ काटा और अर्जुन की ओर देखा जो उसके सामने था और कहा, मिस्टर अर्जुन, मुझे खेद है कि मैंने आपको पहले नाराज किया। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक गया, जिससे उसकी आकर्षक आकृति का पता चल गया। हालांकि अर्जुन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वास्तव में उसका उसे जवाब देने का कोई इरादा भी नहीं था। लू सियू का चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी बहुत गर्म खून वाला आदमी था, लेकिन फिर भी उसे उसमें कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखी? क्या वह पर्याप्त आकर्षक नहीं थी, या फिर इस आदमी को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी? ये बाद वाली बात ही थी। उसकी खूबसूरती रिवर्सिटी में शीर्ष 10 में शुमार की जा सकती थी। कौन सा आदमी उसकी खूबसूरती से प्रभावित नहीं होगा? जब लू सियू क्रोधित हो रहा था, तभी एक सुंदर व्यक्ति तेजी से वहां आया। नवागंतुक की सुंदर आकृति देखकर लू सियू दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष रूप, आकृति और स्वभाव के मामले में उससे कहीं बेहतर था। नवागंतुक के चेहरे से एक शीतल और अहंकारी आभा निकल रही थी, जो एक बेदाग शीतकालीन बेर की तरह थी। लू सियू को अचानक अपने आप पर थोड़ी शर्म महसूस हुई। रिवर सिटी में इतना सुंदर व्यक्ति कैसे रह सकता है? वह सुंदर महिला सीधे अर्जुन के पास आए और उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक सुंदर वस्त्र पहने युवती को देखा। ये रोशनी थी। उसकी निगाहें आश्चर्य और सवालों से भरी थीं। वहां कोई हत्या का इरादा नहीं था, केवल सौम्यता थी। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ भाग गए। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। जब रोशनी अभी होटल में दाखिल हुई तो उसने अर्जुन को देखा और उसका मूड खुश हो गया। उसने उसके बगल में बैठना पसंद किया। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और सहजता से कहा, मुझे कुछ पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या तुम मेरे शुगर डैडी नहीं बनने वाले थे? मुझे यहाँ से निमंत्रण मिला था और मैंने यहाँ आकर देखने का फैसला किया कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारा क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे यह मत बताओ कि तुम यहाँ नीलामी में भाग लेने आए हो, तुम्हारे पास जो थोड़े से पैसे हैं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। आपको निराश करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं वास्तव में नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ हूँ। अध्याय 93। ये कुछ हद तक अद्भुत है। लू सियू ने स्वाभाविक रूप से रोशनी और अर्जुन के बीच की बातचीत सुन ली। शुरू में उसने सोचा था कि वह महिला उसके जैसी ही है, जो अर्जुन की पहचान जानने को उत्सुक है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसके अलावा उनकी बातचीत की विषय वस्तु इतनी स्पष्ट थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे युगल थे। अंततः उसे समझ में आ गया कि अर्जुन उसकी सुंदरता से क्यों अप्रभावित था। क्या मजाक है? इतनी बेमिसाल खूबसूरती के होते हुए भी वह उसके जैसी किसी और की ओर कैसे आकर्षित हो सकता है? किसी कारण से लू सियू को थोड़ा गुस्सा और अप्रसन्नता महसूस हुई। वह गुस्से में उठकर चली गई। लू सियू को जाते देख प्रिया बंसल को भी लगा कि उसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। वह इस स्थिति में तीसरा पहिया नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने शौचालय जाने का नाटक किया और उसके बाद गायब हो गई। केवल रोशनी और अर्जुन ही बचे थे। रोशनी ने आलस से अपना शरीर फैलाया। थोड़ा ऊब महसूस करते हुए उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम वाकई नीलामी में भाग लेने की योजना बना रहे हो? इस बार तुम कितने पैसे लेकर आए हो? 90 मिलियन, अर्जुन ने हल्के से जवाब दिया। पैसे की कीमत के बारे में उनकी समझ सीमित थी, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि वह इन 90 मिलियन से शायद काफ़ी कुछ खरीद पाएंगे। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह गोलियों के बर्तन के अलावा एक हथियार भी खरीद पाएं। खांसी, रोशनी ने अभी अभी पानी का घूंट लिया था, उसका गला लगभग घुट गया।
उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी, जो अपने आप में एक शानदार दृश्य था। उसने अर्जुन की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम सच में नहीं जानते या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो? क्या तुम इतने कम पैसे में इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए वाकई गंभीर हो? मैं सच में नहीं जानती कि तुमने निमंत्रण कैसे प्राप्त किया। क्या 90 मिलियन पर्याप्त नहीं है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। रोशनी ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसी समय उसने अर्जुन को एक लंबी नज़र से देखा और जल्द ही महसूस किया कि उसका भाव बनावटी नहीं लग रहा था। उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम वाकई बेखबर हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना होगा। यह नीलामी 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में प्राचीन वस्तुएं, पेंटिंग और अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी जो आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। दूसरे खंड में मार्शल आर्ट से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। ये खेती संबंधी मैनुअल, गोलियां, हथियार या शायद गोलियों का बर्तन भी हो सकते हैं। इनमें से किसी भी एक वस्तु की कीमत कम से कम 100 मिलियन युआन होगी। क्या आपको लगता है कि आप केवल उन करोड़ों युआन से दूसरी नीलामी से कुछ हासिल कर पाएंगे? अर्जुन का सिर धड़क उठा। रोशनी की जानकारी के अनुसार गोलियों के बर्तन शायद बहुत कीमती थे। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। क्या वह उन्हें लूटने जा रहा था? नहीं, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना सिर उठाया और रोशनी का हाथ पकड़ लिया। अगर ऐसा है तो क्या मैं अपना सामान नीलामी में रख सकता हूँ? रोशनी दंग रह गई। उसने अपराधी के हाथ की तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि वह छुड़ा नहीं सकती, इसलिए उसने हार मान ली। स्वाभाविक रूप से उसने अनुमान लगा लिया था कि अर्जुन क्या नीलाम करना चाहता था। यह कोई और नहीं बल्कि वह गोली का फॉर्मूला था। ये गोली का फॉर्मूला निश्चित रूप से कॉस्मेटिक कंपनियों के लिए एक अमूल्य खजाना था, लेकिन अगर इसे यहाँ नीलामी के लिए रखा जाए तो संभवतः इसकी कीमत केवल करोड़ों में होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ शायद कोई खरीदार भी न मिले। आखिरकार दूसरी नीलामी में भाग लेने वाले सभी लोग प्राचीन मार्शल कलाकार थे। फिर भी वह अर्जुन के उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, बेशक तुम कर सकते हो। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं। ऊपर एक अस्थायी नीलामी मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। तुम उस गोली के फॉर्मूले के साथ अपनी किस्मत आजमा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला पक्ष। इससे पहले कि रोशनी अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन चला गया। रोशनी ने अर्जुन के बेचैन व्यवहार को देखकर असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अर्जुन, अर्जुन, तुम शायद निराश हो जाओगे। मैंने उस गोली के फॉर्मूले के लिए उस समय बहुत ज्यादा कीमत की पेशकश की थी क्योंकि कंपनी को वास्तव में इसकी जरूरत थी। हालांकि इन प्राचीन मार्शल आर्ट चिकित्सकों के लिए ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। बेशक अर्जुन असल में उस गोली के फॉर्मूले की नीलामी नहीं करने जा रहा था। वह तो एक असली गोली की नीलामी करने जा रहा था। उस दिन कृतिका की प्रतिक्रिया को देखते हुए संभवतः रिवर सिटी या यहाँ तक कि हुआक्सिया में भी बहुत कम कीमियागर थे। कोई चीज जितनी दुर्लभ होगी उतनी ही मूल्यवान होगी। दवा की गोली बहुत मूल्यवान होगी। कुछ समय बाद अर्जुन अंततः उस नीलामी मूल्यांकन केंद्र पर पहुंच गया जिसका उल्लेख रोशनी ने किया था। अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 40 साल की एक महिला और 3 बूढ़े आदमी थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वे चारों वास्तव में महाजोंग खेल रहे थे। हाँ, मैं जीत गया। भुगतान करो, भुगतान करो। आज मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। 10 मिलियन प्रत्येक, एक भी सेंट कम नहीं। मोबाइल के जरिए पैसे ट्रांसफर करें। एक बूढ़ा आदमी उत्साह से चिल्ला रहा था। बाकी 3 लोग स्पष्ट रूप से नाखुश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अर्जुन के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे। ये महाजोंग दांव वाकई बहुत ज्यादा थे, एक जीत के लिए 10 मिलियन। उसने देखा कि वे चारों एक और खेल शुरू करने वाले थे, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। शीघ्र ही 4 जोड़ी आंखें अर्जुन पर पड़ीं। छोटे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नीलामी के लिए कुछ मूल्यांकित करवाने आए हो? महिला ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। उसने बिना कोई बात घुमाए जेब से एक दवाई की गोली निकाली। क्या इसे नीलामी में रखा जा सकता है? महिला ने अर्जुन के हाथ में रखी गोली पर नजर डाली और नाक भान सिकोड़ते हुए बोली, यह क्या बकवास है? क्या तुम इस बूढ़ी औरत को कैंडी के टुकड़े से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? चले जाओ। अर्जुन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जैसे ही वह भड़कने वाला था, अचानक उस बूढ़े आदमी ने, जो अभी अभी जीता था, अर्जुन के हाथ में दवा की गोली देखी। उसने अपनी टाइलें हटा दी और जल्दी से भाग गया, यहाँ तक कि महिला को भी धक्का दे दिया। महिला लगभग जमीन पर गिर गई। बूढ़े आदमी, वो आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े वो ने अर्जुन के हाथ में दवा की गोली देखी और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हाथ आपस में रगड़े और कहा, छोटे भाई, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अर्जुन ने सिर हिलाया और उसे सौंप दिया। बूढ़े आदमी वो ने गोली ली और उसे सूंघा। उसका चेहरा बदल गया।
उसने अपनी जेब से एक आवर्धक कांच निकाला और गोली को ध्यान से देखा। बाकी लोगों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे भी आ गए। अचानक बूढ़ा आदमी वो चौंककर चिल्लाया। उसका शरीर कांप उठा और उसने कहा, गोली के पैटर्न, ये गोली के पैटर्न हैं। यह एक असली औषधीय गोली है। जब अन्य लोगों ने गोली पैटर्न शब्द सुना तो वे दंग रह गए और तुरंत वहां पहुंचे। बूढ़े आदमी, वो, मुझे वह देखने दो। ये सचमुच एक औषधीय गोली है। हे भगवान, हालांकि इस गोली का आकार साधारण है, पैटर्न रेखाएं स्पष्ट हैं और औषधीय सुगंध मजबूत है। क्या ये हाल ही में परिष्कृत किया गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कीमियागर प्रकट हो गया हो? सी। सभी लोग चौंककर अर्जुन की ओर देखने लगे। वे उत्साह से बोले, छोटे भाई, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जल्दी करो, जल्दी से हमें बताओ। अर्जुन के चेहरे पर अजीब भाव थे जब वह उनके बूढ़े लाल लाल चेहरों को देख रहा था। क्या यहाँ कोई कीमियागर नहीं था? एक भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हुआक्सिया में एकमात्र बचा हुआ कीमियागर था? अध्याय 94 सितारों के आंसू। जब उन वृद्धों ने देखा कि अर्जुन कोई उत्तर नहीं दे रहा है तो वे चिंतित हो गए और बोले, छोटे भाई, यह मामला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें सच सच बताओ। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। स्वाभाविक रूप से वह इन लोगों के समूह को सच्चाई नहीं बताएगा। अपने बॉस से बात करवाओ। ये सुनकर सभी ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे वाकई बहुत चिंतित थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन्हें इतनी महत्वपूर्ण बात बता सके। बूढ़े ने जल्दी से अर्जुन से कहा, छोटे भाई, कृपया मेरे पीछे आओ। ठीक है। अर्जुन उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ गया और 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। फिर उसे लिफ्ट से बाहर निकाला गया और जल्द ही वह कमरा नंबर 001 वाले दरवाजे के सामने पहुंच गया। बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और एक आलसी सी महिला आवाज ने जवाब दिया, अंदर आएं। छोटे भाई, कृपया थोड़ी देर बाहर रुको, बूढ़े ने कहा। ठीक है। कमरा 001 के अंदर 30 साल की एक महिला सोफे पर बैठी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का चोंगसम पहना हुआ था जो उसके सुडौल शरीर को दिखा रहा था। औरत ने बूढ़े की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और उदासीनता से पूछा, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने सिर झुकाकर सावधानी से कहा, मिस, कोई आपकी कोई चीज़ नीलामी में रखना चाहता है। इस मामले पर निर्णय आप ही ले सकते हैं। महिला की आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर हवा का हल्का प्रवाह उसे रहस्यमयी बना रहा था। लेकिन मिस, दूसरे पक्ष ने एक औषधीय गोली निकाली। बूढ़े आदमी ने जैसे ही यह कहा, महिला की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। कोई दवाई की गोली? क्या तुम्हें पक्का पता है? बूढ़ा आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और अर्जुन की दवाई की गोली निकाल ली। महिला की उंगलियों ने हल्का सा इशारा किया और दवाई की गोली उसके हाथ में आ गई। उसकी खूबसूरत आंखें उस पर घूम गईं और वह अचानक बोल पड़ी, ये वाकई एक असली दवाई की गोली है और इसके रंग से लगता है कि इसे 1 महीने से भी कम समय पहले बनाया गया था। मिस, मैं सहमत हूँ। क्या इस गोली का मालिक बाहर है? क्या वह बूढ़ा आदमी है? महिला ने पूछा। नहीं नहीं नहीं। दूसरा पक्ष 20 साल का एक युवा आदमी है। उसे अंदर आने दें, समझा? कुछ देर बाद अर्जुन को कमरे में बुलाया गया और बूढ़ा व्यक्ति उसे उस महिला के पास छोड़कर चला गया। उसने सोफे पर बैठी चियोंगसम पहने महिला की ओर देखा और थोड़ा हैरान हुआ। रोशनी की जानकारी के अनुसार यह महिला शायद नीलामी की प्रभारी थी। क्या 30 साल की एक महिला वास्तव में बड़ी बॉस थी? बैठ जाए, चियोंगसम पहनी महिला ने कहा। अर्जुन बैठ गया और दूसरे पक्ष ने उसे एक कप चाय पिलाई। फिर उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम जिनलेंग्यान है। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं, छोटे भाई? छोटा भाई। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और केवल इतना कहा, अर्जुन। जिनलेंग्यान के लाल होंठ मुड़ गए। अर्जुन, कितना अच्छा नाम है। हालांकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, इसलिए मैं अब से तुम्हें छोटा भाई कहूँगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने जानबूझकर या अनजाने में अर्जुन की जांघ की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। हालांकि उसके सामने खड़ी महिला काफी आकर्षक थी, लेकिन अर्जुन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सीधे मुद्दे पर आ गया, बस बकवास बंद करो। क्या मेरी गोली नीलाम हो सकती है या नहीं? जिनलेंग्यान ने सिर हिलाया। बेशक वे कर सकते हैं। बस मुझे नहीं पता कि आपको ये गोली कहाँ से मिली, छोटे भाई। जिनलेंग्यान की खूबसूरत आंखों ने उसकी ओर देखा और आंख मारी। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जिनलेंग्यान दंग रह गए। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। मैं खुद से आगे निकल रही थी। छोटे भाई, आप इनमें से कितनी औषधीय गोलियां नीलाम करने की योजना बना रहे हैं? अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ और गोलियां निकाली और मेज पर रख दीं। 5। हालांकि जिनलेंग्यान मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब उसने 5 गोलियां देखीं तो उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। मिस जिन, आपके हिसाब से ये 5 गोलियां कितने में बिक सकती हैं? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा।
कम से कम 1 बिलियन युआन। जिन लेंग्यान ने गोलियों को देखा और गटक लिया। उसने कहा, हालांकि कोई चीज़ जितनी दुर्लभ होती है उतनी ही मूल्यवान होती है। यदि आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप केवल एक को ही नीलामी के लिए रखें। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से जिन लेंग्यान के इरादे समझ लिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो कृपया बाकी 4 गोलियों की कीमत बताएं, मिस जिन। जिन लेंग्यान की सांसें तेज हो गईं। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, क्या तुम ये 4 गोलियां जिन परिवार को बेचने को तैयार हो? अनजाने में ही, यहाँ तक कि उससे बात करने का उसका तरीका भी बदल गया था। अर्जुन ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि जिन परिवार उन्हें खरीद पाएगा या नहीं। जिन लेंग्यान ने जल्दी से अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और अर्जुन से सम्मानपूर्वक कहा, श्रीमान अर्जुन, इस कार्ड में 1 अरब युआन है। कार्ड का पिन नंबर 2,56,678 है। यह मेरी सभी मौजूदा संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और मैं इसका उपयोग आपसे ये 4 गोलियां खरीदने के लिए करूंगा। बेशक ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं एक और शर्त जोड़ूंगा। अब से मेरा जिन परिवार श्री अर्जुन का एहसानमंद है। समस्या चाहे जो भी हो, मेरा जिन परिवार इसे हल करने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मूल रूप से उसे सभी 5 गोलियों के लिए सबसे कम कीमत 1 अरब युआन मिली थी। अब जब उन्हें अलग अलग बेचा जा रहा था तो उसने 4 गोलियों के बदले 1 अरब युआन में बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, साथ ही जिन परिवार से एक एहसान भी मिला। तो फिर यह सौदा हो गया। जहां तक नीलाम होने वाले कार्ड की बात है तो आप पैसे भी इस कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्जुन उठकर चला गया क्योंकि नीलामी शुरू होने वाली थी। मिस्टर अर्जुन, अपना ख्याल रखना। अर्जुन के जाने के बाद जिन लेंग्यान ने अपनी हथेली में रखी औषधीय गोली को देखा और गहरी सोच में डूब गई। काफी देर बाद उसने फोन करके दूसरे पक्ष को कुछ निर्देश दिए, अर्जुन नाम के एक व्यक्ति की जांच में मेरी मदद करो। मुझे इस व्यक्ति के बारे में हर एक जानकारी चाहिए, जिसमें पिछले 6 महीनों में उसके संपर्क में आए सभी लोगों की जानकारी भी शामिल है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब अर्जुन नीलामी स्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नीलामी शुरू हो चुकी है। उसने जल्दी से रोशनी और प्रिया बंसल को ढूंढ लिया। उनके बगल में एक खाली सीट थी जो जाहिर तौर पर उसके लिए छोड़ी गई थी। वह चलकर बैठ गया। रोशनी की खूबसूरत आंखों ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें पर्याप्त पैसे मिल गए? अर्जुन ने सिर हिलाया। 1 अरब युआन। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं थी। पफट। प्रिया बंसल, जो उनके बगल में पानी पी रही थी, ने तुरंत पानी थूक दिया। रोशनी ने ये चचन की तरफ आंखें घुमाईं। तुम सिर्फ एक पल के लिए गए थे, फिर भी तुम्हारी शेखी बघारने की तकनीक में काफी सुधार हुआ है। क्या तुम्हारा बेवकूफ फॉर्मूला वाकई 1 अरब युआन में बिक सकता है? देखो, प्रिया भी तुम पर यकीन नहीं करती। अर्जुन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान सीधे मंच पर केंद्रित कर दिया। इस समय एक मशहूर पेंटिंग की नीलामी हो रही थी। इसकी कीमत पहले ही $40 मिलियन तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन आखिरकार इसे एक अधेड़ उम्र के चश्मा पहने हुए आदमी ने जीत लिया। अगली वस्तु पहले खंड की अंतिम वस्तु है। इसे सितारों के आंसू कहा जाता है। ये जियांगन प्रांत के आभूषण मास्टर डिंग युवानचांद का उनकी मृत्यु से पहले का अंतिम काम है। दुर्भाग्य से ये केवल एक आधा तैयार उत्पाद है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब पुराने मास्टर डिंग ने इसे पूरा कर लिया तो वह इसे अपनी पोती को देने वाले थे। दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसे पूरा करने से पहले ही उनका निधन हो गया। नीलामी की वस्तु कुछ साल पहले चोरी हो गई थी। पिछली बार यह 5 साल पहले देश एफ में एक नीलामी में दिखाई दी थी। इस बार इसे विदेश से एक कलेक्टर ने योगदान दिया था। शुरुआती कीमत 60 मिलियन है और प्रत्येक बोली वृद्धि 2 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। शुरू में तो अर्जुन को इस बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि रोशनी का नाजुक शरीर उसके बगल में काम रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने पलटकर देखा कि रोशनी की आंखें लाल थीं। उसके गालों पर आंसू टपक रहे थे। उसकी पतली उंगलियां आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए थीं और वह स्टेज पर सितारों के आंसू देख रही थी। वह बहुत उत्तेजित थी। अर्जुन ने भी मंच पर सितारों के आंसू देखे। क्या ये हो सकता है कि होस्ट ने जो कहानी सुनाई थी वह सच थी? रोशनी डिंग युवानचांद की पोती थी। अध्याय 95 जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मार दिया जाएगा। 65 मिलियन। सूट पहने एक अमीर लड़के ने अपनी बोली चिल्लाकर बताए। डिंग युवानचांद हुआक्सिया के शीर्ष आभूषण मास्टर्स में से एक थे। उनका अंतिम काम निश्चित रूप से बहुत अधिक कीमत का था। इसके अलावा हार अभी भी अधूरा था। अधूरे हार की कीमत कभी कभी लग्जरी मार्केट में तैयार हार की कीमत से कहीं ज्यादा होती थी। 68 मिलियन। रिवर सिटी के प्रसिद्ध कलेक्टर ताओ युआन ने भी अपनी बोली लगाए। 70 मिलियन। रोशनी ने अपने लाल होठों को दांतों से काटा और कानों में गूंजती बोलियां सुनने लगी। उस क्षण उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। इस समय उन्हें सक्सेना परिवार से संबंध क्यों तोड़ना पड़ा?
यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसने टीयर्स ऑफ द स्टॉर्स को पाने के लिए मैग्निफिसेंट ग्रुप को बेच दिया होता। दुर्भाग्यवश वह इस वस्तु के लिए बोली लगाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा सकी। उसने अवचेतन रूप से अर्जुन की ओर देखा। पहले तो वह चाहती थी कि अर्जुन बोली लगाने में उसकी मदद करे, लेकिन जब 92 मिलियन की बोली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब अर्जुन भी इसके लिए बोली नहीं लगा सकता था। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से रोशनी की बेचैनी को नोटिस किया। वह खड़ा हुआ और बोला, मैं शौचालय जा रहा हूँ। ठीक है। रोशनी कुछ निराश महसूस कर रही थी। कुछ ही समय बाद अर्जुन को जिनलेंग्यान मिल गया। बिना किसी बात को घुमाए फिराए उसने जिनलेंग्यान से कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जो उसे टीयर्स ऑफ द स्टॉर्स की बोली लगाने में मदद करे। जिनलेंग्यान काफ़ी उत्सुक थी। वह समझ सकती थी कि अर्जुन के पास कुछ हद तक साधना थी, इसलिए यह संभावना थी कि वह एक प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यासी था। फिर भी एक प्राचीन मार्शल कलाकार ऐसे साधारण आभूषण के लिए बोली क्यों लगाएगा? क्या वह इसे किसी महिला के लिए खरीद रहा था? ये कैसा रहेगा? मिस्टर अर्जुन, ये फ़ोन लीजिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए बोली लगाना चाहते हैं और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बोली लगाना असुविधाजनक है तो आप इस फ़ोन के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए बोली लगाने के लिए किसी को बुला लूँगा। जिनलेंग्यान ने कहा। अर्जुन ने उसके लिए फ़ोन उठाया। उसे जिनलेंग्यान के बारे में अच्छी जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे रहने वाले परिवार ने उसे इस नीलामी का प्रभारी अच्छे कारण से बनाया था। वैसे मिस्टर अर्जुन, आंसुओं के सितारों की कीमत 96 मिलियन तक पहुंच गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी अंतिम सीमा क्या है? मेरा सुझाव है कि आप अपनी बोली 100 मिलियन तक सीमित रखें, जिनलेंग्यान ने कहा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ सोचने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, बस 200 मिलियन की बोली लगाओ। अगर कोई मुझसे ज्यादा बोली लगाता है तो बोली में 100 मिलियन और जोड़ दो। ये सुनकर जिनलेंग्यान दंग रह गया। हालांकि वह जानती थी कि अर्जुन के पास अभी कम से कम 1 अरब युआन है, लेकिन उसे इस तरह पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस हार से प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासियों को कोई लाभ नहीं मिलता था, तो फिर उसे इतनी दूर क्यों जाना पड़ा? 1 मिनट बाद नीलामी स्थल पर अर्जुन पहले ही अपनी सीट पर लौट चुका था। अंतिम वस्तु के लिए केवल 2 लोग बोली लगा रहे थे और उनमें से एक ने पहले ही हार मान ली थी। टीयर्स ऑफ द स्टॉर्स हार वास्तव में मूल्यवान था, लेकिन यदि इस पर 100 मिलियन युआन से अधिक खर्च किया जाए तो ये घाटे का सौदा होगा। मेजबान ने अपना हथौड़ा ब्लॉक पर पटकते हुए कहा, 98 मिलियन एक बार में? क्या कोई इससे भी ज्यादा बोली है? 98 मिलियन, दोगुना हो गया। जिस अमीर आदमी की यह बोली थी उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उससे अधिक बोली लगाता तो भी वह बोली लगाता। उसकी अंतिम बोली 140 मिलियन थी। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि यह टीयर्स ऑफ द स्टॉर्स सिर्फ एक साधारण आभूषण है। वे पूरी तरह से गलत थे। वह अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि टीयर्स ऑफ द स्टॉर्स इतना भी सरल नहीं है। इसका जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार से भी बहुत गहरा संबंध था। वह तो ये भी जानता था कि रोशनी यहाँ मौजूद है। अगर वह ये सामान खरीद कर रोशनी को दे दे तो शायद वह उससे चुपके से शादी कर लेगी। तब उसका परिवार सक्सेना परिवार पर भरोसा कर सकेगा। इस समय रोशनी भी उस अमीर बदमाश को देख रही थी जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने पहले ही मन बना लिया था, नीलामी में चाहे कोई भी जीते, वह किसी भी कीमत पर यह वस्तु उनसे लेगी। मेजबान ने देखा कि कोई भी बोली जारी नहीं रखने वाला है और बोली बंद करने ही वाला था कि नीलामी घर के प्रसारण सिस्टम से एक महिला की आवाज गूंजी, एक अनाम सज्जन ने 200 मिलियन की बोली लगाई है। ये संख्या सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। किसी ने वास्तव में टीयर्स ऑफ द स्टॉर्स के लिए 200 मिलियन की पेशकश की थी, जो कि एक अधूरा आभूषण था। क्या ये व्यक्ति पागल था? क्या उसके पास इतना पैसा था और उसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी? रोशनी की खूबसूरत आंखें हैरानी से भर गईं। उसने खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए अनजाने में अपना मुंह भी ढक लिया। इस समय उस अमीर गुंडे का चेहरा, जिसने पहले सबसे ऊंची बोली लगाई थी, बेहद पीला पड़ गया था। इस हैक के अचानक सामने आने से उसकी योजना पूरी तरह से चौपट हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि वह उस बोली का मुकाबला नहीं कर सका। 200 मिलियन एक बार जा रहे हैं। 200 मिलियन दोगुना हो गया। 200 मिलियन 3 गुना बढ़ गया। सोल्दी, चलो इसे बधाई देते हैं। मिस्टर जो नाम नहीं बताना चाहते। सबके चेहरे पर अजीब भाव थे, सिवाय अर्जुन के, जिसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कुछ दिन पहले उसने सान्या और रोशनी की बातचीत सुनी थी और पता चला कि रोशनी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। जब वह दिन आएगा तो वह उसे यह हार देगा। इस समय अमीर बदमाश ऐसे खड़ा हुआ मानो वह पागल हो गया हो। कोई 200 मिलियन की बोली कैसे लगा सकता है? बोली नीलामी घर द्वारा हेरफेर की गई थी। इससे पहले कि वह आगे बोल पाता, जिनलेंग्यान, जो चियोंगसम पहने हुए थे, नीलामी स्थल पर आ गए। क्या आपको मेरे जिन परिवार की ईमानदारी पर संदेह है?
जब वहां उपस्थित सभी लोगों ने जिन लेंगयान को देखा तो वे सभी चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिवर सिटी के मार्शल आर्ट परिवार के प्रवक्ता जिन परिवार ने अंततः अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि अमीर बदमाश को नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी महिला कौन है, लेकिन वह माहौल को भांप सकता था। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं हम्फ। जिन लेंगयान ने ठंडी आवाज में कहा, यार इस आदमी को बाहर खींचो और इसके हाथ पैर तोड़ दो। उसका स्वर अत्यंत दबंग था। ये जिन परिवार की नींव थी। अगले ही पल उस अमीर लड़के को हुआक्सियन ट्यूनिक सूट पहने दो आदमी घसीट कर ले गए। वह पागलों की तरह संघर्ष करते हुए चिल्लाया, मैं कियू मिंगकाई हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिन लेंगयान की आंखें ठंडी थीं। अब से रिवर सिटी के कियू परिवार को हमारे नीलामी स्थल में कभी भी पैर रखने की मनाही है। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। मात्र 2 वाक्यों से ही माहौल दमघोंटू हो गया। रिवर सिटी में रहने वाले आम परिवार स्वाभाविक रूप से जिन लेंगयान की पहचान से अनजान थे। केवल प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासी और रिवर सिटी के शीर्ष परिवार ही जानते थे कि रिवर सिटी में जिन परिवार इन 2 शब्दों का क्या मतलब है। फिर जिन लेंगयान ने अर्जुन की ओर देखा जो अभी भी बैठा हुआ था और फिर मंच के बीच में चला गया। इसके बाद मैं नीलामी के दूसरे खंड की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। हालांकि मैं सभी को एक संकेत दूंगा। आज अंतिम वस्तु अब 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाही नहीं है। इसकी जगह एक नई वस्तु होगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए 100 जड़ी बूटियों की कड़ाई लेने आए लोगों के भाव बदल गए। वे अब कड़ाई पर पूरी तरह से दांव लगाना नहीं चाहते थे। चूंकि जिन लेंगयान ने ये बताने के लिए समय निकाला था, इसलिए आखिरी वस्तु 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाई से ज्यादा कीमती होनी चाहिए थी। हमारा पहला आइटम ये गोल्डन थ्रेड ड्रेस है। इसके लिए शुरुआती बोली 90 मिलियन युआन है। 7वां आइटम मोस्टाइल तलवार कला मैनुअल है। इसकी शुरुआती कीमत 150 मिलियन युआन है। द्वितीय 160 मिलियन। द्वितीय 180 मिलियन। द्वितीय अर्जुन को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए इनमें से ज्यादातर चीजें बेकार थीं। उनके दृष्टिकोण से सुनहरे धागे की पोशाक और अन्य मार्शल आर्ट मैनुअल कचरे से अलग नहीं थे। हालांकि ये प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासी उन पर पागलों की तरह लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हुआक्सिया और उस जगह के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। लोगों का ये समूह सोचता था कि वे ऊंचे और शक्तिशाली हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे उस जगह में धूल के कणों के बराबर महत्वहीन थे। अंत में मोस्टाइल तलवार कला मैनुअल को एक महिला ने 280 मिलियन की बोली लगाकर जीत लिया। जिन लेंगयान की नज़र अनजाने में अर्जुन पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि अब तक अर्जुन ने एक भी बोली नहीं लगाई थी। क्या इस आदमी की दिलचस्पी सिर्फ सितारों के आंसुओं में थी? उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और 3 विशेषज्ञों से एक बड़ा बक्सा लाने को कहा। जब बक्सा खोला गया तो उसमें एक प्राचीन कांस्य हंडा निकला। यह मूल रूप से आज के लिए अंतिम नीलामी आइटम था। यह अब दूसरा अंतिम आइटम है। इसे माउंट शेनॉन पर दुर्घटनावश जिन परिवार ने प्राप्त किया था। इस कड़ाही को 100 जड़ी बूटी वाली कड़ाही कहा जाता है। इसका उपयोग दवा को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है और इसे संग्रहकर्ता की वस्तु के रूप में भी रखा जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 300 मिलियन युआन है और प्रत्येक बोली वृद्धि 10 मिलियन युआन से कम नहीं होनी चाहिए। धमाका। इस समय अर्जुन की आंखें वासना से जल रही थीं और उसकी सांसें काफी तेज हो गई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंच पर रखी 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाई वही गोलियों वाली कड़ाई थी जिसका वह सपना देख रहा था। इसके अलावा इसका ग्रेड कम नहीं था। अध्याय 96 आपने अवसर का लाभ नहीं उठाया। अर्जुन के कान पहले से ही बज रहे थे क्योंकि बोलियां लगातार आ रही थीं। मात्र 5 मिनट में ही उच्चतम बोली 400 मिलियन तक पहुंच गई। ये देखा जा सकता था कि अधिकांश लोग 100 जड़ी बूटियों वाले कड़ाह के लिए यहाँ आए थे। यदि ये तथ्य न होता कि बाद में नीलामी के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वस्तु उपलब्ध थी, तो अभी का दृश्य और भी अधिक अराजक हो गया होता। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत जिन लेंगयान को एक टेक्स्ट संदेश भेजा जिसमें उसे 100 जड़ी बूटियों वाले बर्तन के लिए बोली लगाने को कहा गया। मंच पर मौजूद जिन लेंगयान ने संदेश देखा और बेहद सेक्सी मुस्कान बिखेरी। आखिरकार उसने अपनी चाल चल ही दी। ऐसा लगता है कि वह 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाही पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्या उसके पीछे बैठे किमियागर ने उससे इसके लिए बोली लगाने को कहा था? बेशक यह विचार कि अर्जुन ही किमियागर था जिन लेंगयान के मन में कभी नहीं आया। उसकी छोटी उम्र को देखते हुए कौन विश्वास करेगा कि वह कीमिया को समझ सकता था और उसमें निपुण हो सकता था। 430 मिलियन, 440 मिलियन। कीमत अभी भी बढ़ रही थी, लेकिन अब बोली लगाने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। इस स्तर पर वे सभी तर्कसंगत लोग थे जो तत्काल लाभ का विश्लेषण करेंगे। जिन लेंगयान ने भीड़ पर नजर डाली। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने अभी अभी बोली लगाई थी, तो वह थोड़ी देर के लिए दंग रह गई। ये वास्तव में जियांग परिवार का कोई व्यक्ति था। रिवर सिटी में केवल 3 मार्शल आर्ट परिवार थे।
जिन परिवार के अलावा अन्य 2 परिवार जियांग परिवार और मेंग परिवार थे। जिसने अभी अभी बोली लगाई थी वह जियांग परिवार का तीसरा युवा स्वामी जियांग वेनलिन था। जियांग वेनलिन की छवि अच्छी नहीं थी। वह निर्दयी था और जो चाहता था उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। यदि अर्जुन सचमुच बोली जीत गया तो बड़ी समस्या होगी। जिन लेंग्यान ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और तुरंत अर्जुन को एक टेक्स्ट संदेश भेजकर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। उसने सोचा था कि अर्जुन हार मान लेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह केवल एक शब्द कहेगा, बोलो। मैंने आपकी गोलियां 1 बिलियन युआन में खरीदी और बहुत बड़ा लाभ कमाया। इसे भूल जाओ, मैं एक बार इससे निपटने में आपकी मदद करूंगा, जिन लेंग्यान ने बड़बड़ाते हुए कहा। 460 मिलियन। जियांग वेनलिन ने दूसरी बोली लगाई। इसके तुरंत बाद प्रसारण प्रणाली से एक आवाज आई, एक अज्ञात सज्जन ने 500 मिलियन की बोली लगाई है। पूरा नीलामी स्थल शांत हो गया। सभी का मानना था कि वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने इतनी ऊंची कीमत पर सितारों के आंसुओं की बोली जीती थी, प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया से नहीं था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह था। क्या यह आदमी पागल था? क्या उन्हें इस नीलामी की लय को बाधित करना था? जियांग वेनलिन की ठंडी आंखें इधर उधर घूमी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, 530 मिलियन। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, प्रसारण प्रणाली से पुनः आवाज आई। एक अनाम सज्जन ने 600 मिलियन की बोली लगाई है। भाड़ में जाओ। ये तो बहुत ही उपद्रवी था। यह आदमी 100 मिलियन की वृद्धि में बोली लगा रहा था। 100 जड़ी बूटियों वाले इस बर्तन की कीमत अधिकतम 500 मिलियन युआन थी, फिर भी बोलियां अब उस कीमत को पार कर गईं। 600 मिलियन युआन, ये तारांकन शोल। जियांग वेनलिन का चेहरा लाल हो गया। उसके अनुसार इस बोली के पीछे का व्यक्ति निस्संदेह उसके जियांग परिवार को भड़का रहा था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और भीड़ को देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के धमकी दी, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो या तुम क्यों छिपे हो। अगर तुमने फिर से कीमत बढ़ाने की हिम्मत की तो जियांग परिवार तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। मैं आज तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा करवा दूंगा। ये तो स्पष्ट धमकी थी। जियांग वेनलिन बैठ गए और फिर से पुकारा, 610 मिलियन। यह उनकी अंतिम पंक्ति थी। अचानक प्रसारण प्रणाली पर फिर से घंटी बजी। एक अनाम सज्जन ने 700 मिलियन की बोली लगाई है। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। टकराना। जियांग वेनलिन ने अपनी हथेली सामने की मेज पर पटक दी। उसके सामने महोगनी की मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। ये स्पष्ट था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। ये प्रहार जियांग परिवार के गुस्से का प्रतिनिधित्व करता था। मंच पर मौजूद जिन लेंग्यान ने भावशून्य अर्जुन की ओर देखा और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसने हथौड़ा उठाया और कहा, 700 मिलियन एक बार जा रहा है। 700 मिलियन 2 गुना हो गया। 700 मिलियन 3 गुना। बिक गया। मंच के नीचे खड़े अर्जुन ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आखिरकार उसे कड़ाही मिल ही गई थी। उसने स्वाभाविक रूप से जियांग वेनलिन को नोटिस किया था, लेकिन जहां अन्य लोग जियांग परिवार से डरते थे, वहीं अर्जुन नहीं। यदि इस जियांग वेनलिन ने वास्तव में उन्हें नाराज कर दिया है, तो उन्हें इस तथाकथित जियांग परिवार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जिन लेंग्यान भी नहीं चाहती थी कि हर कोई इस मामले पर अधिक ध्यान दे, इसलिए उन्होंने ताली बजाई और एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत सावधानी से एक बक्सा मंच पर लाया। उसने बॉक्स पर नजर डाली और दर्शकों से कहा, मेरे जिन परिवार ने अभी अभी यह वस्तु प्राप्त की है, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह अमूल्य है। आप सभी अनुमान क्यों नहीं लगाते कि यह क्या हो सकता है? मंच के नीचे से विभिन्न अनुमानों के साथ अनगिनत आवाजें गूंजने लगीं। 1 मिनट बाद जिन लेंग्यान ने अपना सिर हिलाया। हर कोई गलत है। मिस जिन, हमें सस्पेंस में मत रखो। जल्दी करो और हमें बताओ, किसी ने उत्सुकता से कहा। जिन लेंग्यान मुस्कुराए और उसने डिब्बा खोला। हॉल में एक तेज औषधीय खुशबू फैल गई। फिर उसने जवाब बताया, मैं, जिन लेंग्यान ने व्यक्तिगत रूप से इस वस्तु का मूल्यांकन किया है। यह एक प्रामाणिक औषधीय गोली है। इसकी शुरुआती कीमत 400 मिलियन है। प्रत्येक बोली वृद्धि 30 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, 1 दर्जन से ज्यादा लोग खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनकी नजरें स्टेज पर रखी गोली पर टिक गईं। औषधीय गोलियां न केवल चोटों को ठीक कर सकती हैं, वे व्यक्ति की साधना को भी बहुत बढ़ा सकती हैं। ये कुछ ऐसा था जो केवल हुआक्सिया की मार्शल आर्ट दुनिया की किंवदंतियों में ही मौजूद था। बकवास। ऐसा कुछ वास्तव में एक नीलामी में दिखाई दिया था। यदि किसी और ने इसकी घोषणा की होती तो शायद वे इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन लेंग्यान ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की थी, तो यह नकली कैसे हो सकता है? कुछ देर की खामोशी के बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पागलों की तरह अपनी बोलियां लगानी शुरू कर दीं। पलक झपकते ही कीमत 400 मिलियन से 500 मिलियन हो गई। एक पल बाद ये 500 मिलियन से 600 मिलियन हो गई। अर्जुन, क्या वह चीज वाकई इतने पैसे की है? रोशनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार ऐसा पागलपन भरा बोली युद्ध देखा था। ओह,
मैं भूल गई कि तुम आज ही मार्शल आर्ट की दुनिया से रूबरू हुए हो। अर्जुन का भाव थोड़ा अजीब था। ये सच था कि कोई चीज़ जितनी दुर्लभ होगी वह उतनी ही मूल्यवान होगी। अब उसे लगा कि जिन परिवार को बेची गई गोलियों की कीमत बहुत कम थी। हालांकि उसने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इस गोली की अंतिम कीमत जितनी ज्यादा होगी, जिन परिवार का उस पर उतना ही बड़ा एहसान होगा। एक गहन बोली युद्ध के बाद अंततः ये गोली 800 मिलियन युआन में बिक गई। अर्जुन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बोली जीतने वाला जियांग वेनलिन था। उसने शायद अपने परिवार से कुछ 100 मिलियन युआन और मांगे थे। इसके साथ ही नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। अगला कार्यक्रम होटल में भोज का था। अर्जुन, चलो भोज में शामिल नहीं होते, हम साथ में वापस जा सकते हैं। रोशनी ने कहा, ओह ठीक है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास 1 बिलियन युआन है? मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए बोली लगाते क्यों नहीं देखा? अर्जुन अजीब तरह से मुस्कुराया। पहले प्रिया बंसल से बात करो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। रोशनी की खूबसूरत आंखें बेबसी से भर गईं। अर्जुन, क्या तुम्हारी किडनी खराब हो गई है? तुम्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, क्या तुम्हें वहाँ कोई समस्या है? ये काम करता है या नहीं? अगर आप इतने जिज्ञासु हैं तो आप आज रात इसे स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया और पीछे रोशनी को शर्म से लाल छोड़ गया। कक्ष 001। अर्जुन की मुलाकात एक बार फिर जिनलेंग्यान से हुई। जिनलेंग्यान ने एक कार्ड निकाला और गंभीरता से कहा, श्री अर्जुन, इस कार्ड में 1.5 बिलियन युआन हैं। 800 मिलियन नीलामी से हैं और शेष 700 मिलियन मेरे पिता से हैं। बेशक जिन परिवार अभी भी आपका एहसानमंद है। आखिरकार हमने श्री अर्जुन की उदारता का फायदा उठाया। अर्जुन ने बिना किसी शिष्टाचार के उससे बैंक कार्ड ले लिया। 100 जड़ी बूटियों वाले कढ़ाई के बारे में क्या? जिनलेंग्यान ने कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। श्री अर्जुन, सुरक्षा कारणों से कृपया इस पर अपना पता और फोन नंबर लिखें। मैं आज रात इसे व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने के लिए किसी को भेजूंगा। ठीक है, उसने कहा। अर्जुन ने अपना फोन नंबर और टॉमसन रेजिडेंस का पता लिख लिया। अर्जुन, क्या आप भोज के लिए रुक रहे हैं? मेरे पिता आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। इससे पहले कि जिनलेंग्यान अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया। मैं आज रात होटल में खाना नहीं खाऊंगा। मेरे दोस्त ने पहले ही कुछ खाना बना रखा है। मुझे बाहर खाने की आदत नहीं है। ठीक है, आज रात को सामान समय पर भेजना याद रखना। अर्जुन उसे निर्देश देकर जाने के लिए तैयार हो गया। जिनलेंग्यान के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। रिवर सिटी में कौन अपने पिता के रात्रि भोज के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत करेगा? अनगिनत मार्शल आर्ट विशेषज्ञ उसके पिता के साथ रात्रि भोज करने के लिए बड़ी संख्या में लाइन में खड़े होते थे। फिर भी किसी तरह इस बच्चे ने निमंत्रण ठुकरा दिया। क्या उसने सचमुच सोचा था कि 100 जड़ी बूटियों वाला बर्तन जीतने मात्र से ही सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाएगा? उसके पिता उसकी जान बचाने के लिए उसे भोजन करा रहे थे। अर्जुन, भले ही तुमने 100 जड़ी बूटियों वाला बर्तन जीत लिया हो, फिर भी तुम्हें उसे अपने पास रखने के लिए योग्यताएं रखनी होंगी। अगर तुमने जियांग परिवार को नाराज किया और तुम्हारे पास शक्तिशाली सेना का संरक्षण नहीं है, तो तुम मौत को दावत दे रहे होगे। जिन परिवार ने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। अध्याय 97। आप सभी अंततः यहाँ हैं। मिलेनियम होटल की 5वीं मंजिल पर निगरानी कक्ष के अंदर 3 सुरक्षा गार्ड जमीन पर लेटे हुए देखे जा सकते थे। जियांग वेनलिन अपने पैरों को मोड़कर अंदर बैठा था। उसने अपने हाथों में एक डिब्बा सावधानी से पकड़ रखा था। डिब्बे के अंदर एक गोली थी जिससे एक तेज औषधीय खुशबू आ रही थी। मुझे आज अप्रत्याशित आश्चर्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस गोली की औषधीय खुशबू बेहद शुद्ध है। ये हमारे जियांग परिवार के संग्रह में मौजूद गोलियों से बहुत अलग है। ये कुछ हद तक दिलचस्प है। जियांग वेनलिन के बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा, युवा गुरु, गोली के पैटर्न के अनुसार इस गोली को पिछले 10 दिनों के भीतर परिष्कृत किया जाना चाहिए था। ओह, मुझे नहीं पता कि जिन परिवार को यह चीज़ कहाँ से मिली, लेकिन ये देखते हुए कि जिन परिवार का बूढ़ा लोमड़ी वास्तव में नीलामी के लिए इतनी अच्छी औषधीय गोली लेने के लिए तैयार था, क्या ये हो सकता है कि जिन परिवार ने पहले से ही ऐसी गोलियां आपूर्ति करने वाला कोई चैनल सुरक्षित कर लिया हो? जियांग वेनलिन ने बड़बड़ाया। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि जिनलेंग्यान एक महिला है, लेकिन वह ताकत और रणनीति के मामले में बाकी जिन परिवार की तुलना में बहुत अधिक सक्षम है। जिन परिवार ने उसे तूफान की आंख में धकेल दिया, इसका एक कारण है। अगर जिन परिवार ने वास्तव में इस तरह के चैनल पर अपना हाथ रखा है, तो वे निश्चित रूप से जल्द ही जियांग परिवार से बड़े अंतर से आगे निकल जाएंगे। जियांग वेनलिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने उस आदमी की ओर देखा जो निगरानी कैमरों की जांच कर रहा था और पूछा, क्या तुम्हें उस मामले के बारे में कुछ मिला है जिसकी जांच करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? उस आदमी ने सिर हिलाया और जियांग वेनलिन को एक टैबलेट थमा दिया। टैबलेट पर 3 दृश्य प्रदर्शित किए गए।
पहली घटना तब हुई जब अर्जुन पहली बार जिनलेंग्यान के कमरे में गया था। दूसरा तब था जब उन्होंने नीलामी के दौरान जिनलेंग्यान को फिर से खोजा। अंतिम दृश्य वह था जब नीलामी समाप्त होने के बाद अर्जुन उसके कमरे से बाहर निकलता है। आदमी ने आगे कहा, युवा मालिक, होटल के निगरानी कैमरे की फुटेज के अनुसार यह आदमी ही है जिसने हमारी 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाही चुराई है। ये गोली भी शायद उसी की है। जियांग वेनलिन तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में हत्या का इरादा और जुनून भरा हुआ था। क्या ये व्यक्ति इस सब के पीछे था? क्या तुम्हें यकीन है? वह आदमी कुछ देर के लिए झिझका और फिर बोला, 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाही और गोली दोनों ही जिन परिवार के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। जिनलेंग्यान इस तरह के मामलों को व्यक्तिगत रूप से ही निपटाएगा। मैंने निगरानी फुटेज की जांच की है। जिनलेंग्यान ने आज ही इस आदमी से मुलाकात की है, इसलिए वह हमारे लक्ष्य की तरह है। जियांग वेनलिन ने स्क्रीन पर अर्जुन की आकृति को देखा और व्यंग्य किया, तुमने मेरे जियांग परिवार की चीजों को छूने की भी हिम्मत की। तुम सच में नहीं जानते कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। चलो चलें, मैं इस बच्चे से मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उसका आत्मविश्वास कहां से आता है। जियांग वेनलिन के निगरानी कक्ष से चले जाने के बाद जिनलेंग्यान निगरानी कक्ष में पहुंची। वह निगरानी फुटेज को मिटाना चाहती थी। पहले ये काम हमेशा नौकरों पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार उसने ये काम खुद करने का फैसला किया। हालांकि जब उसने निगरानी कक्ष में सुरक्षा गार्डों को जमीन पर लेटे देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। जाहिर है वह बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा जो लोग निगरानी कक्ष में घुस आए थे वे निश्चित रूप से जियांग परिवार से थे। अर्जुन खतरे में था। हालांकि अर्जुन ने उसके पिता के रात्रिभोज के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, फिर भी जिन परिवार को उसकी औषधीय गोलियों की बदौलत बहुत बड़ा वरदान मिला था, वह उसे ऐसे ही मझधार में नहीं छोड़ सकती थी। जिन कियान, मिस, मैं यहाँ हूँ, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब दिया। अर्जुन और बाकी लोगों का पीछा करो। अगर उसकी जान को खतरा है तो उसे बचा लो। ये हमारा भी एहसान चुकाने का तरीका है जो हम उसके लिए चुकाते हैं। हाँ मिस। अर्जुन और रोशनी एक साथ मिलेनियम होटल के प्रवेश द्वार से बाहर निकले। प्रिया बंसल भी असहज महसूस करते हुए चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गईं। आगे चल रहे अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर प्रिया बंसल की तरफ देखा और पूछा, तुम वापस कैसे जा रही हो? मिस्टर अर्जुन, मैं टैक्सी ले लूंगा। अर्जुन दंग रह गया। बंसल परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रिया बंसल को हर बार बाहर जाते समय एक ड्राइवर का इंतजार करना चाहिए था। अब उसे टैक्सी लेने की क्या जरूरत थी? क्या ये संभव है कि बंसल परिवार के साथ सचमुच कोई बड़ी घटना घटी हो? जब वे पहली बार रिवर सिटी आए थे तो शंकर बंसल ने उनकी बहुत मदद की थी। बंसल परिवार जब भी मुसीबत में होता था तो वे चुपचाप बैठे नहीं रहते थे। घर पर कुछ हुआ क्या? अर्जुन ने पूछा। मिस्टर अर्जुन, नहीं नहीं, प्रिया बंसल ने हकलाते हुए अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने असहाय होकर हाथ बढ़ाया और कहा, अपना फोन मुझे दो। प्रिया बंसल ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। अर्जुन ने अपना नंबर दिया और फोन प्रिया बंसल को लौटा दिया। अगर कुछ सच में हो जाए तो मुझे फोन कर देना। अगर मैं कर सकूंगा तो मदद करूंगा। बस इतना ही, मैं सबसे पहले निकल जाऊंगा। प्रिया बंसल ने अर्जुन और रोशनी के जाते हुए चेहरे को देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। कुछ ही देर बाद उसका फोन बजा। जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। जिस बात का उसे डर था वही घटित हुई। अर्जुन, वह छोटी सी लड़की तुम्हें मिस्टर अर्जुन क्यों कहती रहती है? ये सुनने में बहुत औपचारिक और अप्रिय लगता है। रोशनी मुस्कुराए। वह बस यूं ही मुझे ऐसे बुला रही है। उसकी बदौलत मैं खुद को बुरा महसूस कर रहा हूँ। अर्जुन चौराहे पर खड़ा था और उसने टैक्सी बुलाई। जैसे ही वह रोशनी के साथ टैक्सी में बैठने वाला था उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने जल्दी से ड्राइवर से कहा, मिस्टर, हम आखिरकार नहीं जाएंगे। आप जा सकते हैं। ड्राइवर को अचानक लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगर यह बच्चा कहीं जाना नहीं चाहता था तो उसने टैक्सी क्यों बुलाई? वह गाली देना चाहता था, लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखें देखीं तो उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने गैस दबाए और गाड़ी चला दी। रोशनी की खूबसूरत आंखें उलझन में चमक उठीं। अर्जुन, तुमने नहीं कहा था कि हम वापस जा रहे हैं? तुम अंदर क्यों नहीं आए? अर्जुन की हत्या की मंशा गायब हो गई। उसने इधर उधर देखा और रोशनी को एक कैफे में खींच लिया। मुझे अचानक कॉफी पीने का मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी मंगवा सकती हो जब मैं कहीं जा रहा हूँ? अर्जुन ने कहा, मुझे यहाँ बैठकर इंतजार करना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? रोशनी के चेहरे पर अजीब भाव थे। न जाने क्यों उसे लगा कि अर्जुन इस समय अजीब व्यवहार कर रहा है। मैं शौचालय जा रहा हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी अवाक रह गई और उसके चेहरे का भाव काला पड़ गया। आज अर्जुन कितनी बार शौचालय गया होगा? इतना पानी भी नहीं पिया था उसने। ठीक है, मैं पहले तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। जल्दी वापस आओ, रोशनी ने धीरे से कहा।
हालांकि जब तक उसने अपनी बात पूरी की अर्जुन जल्दी में वहां से जा चुका था। अरे 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 अर्जुन, कैफे में शौचालय नहीं है क्या? तुम बाहर क्यों गए? दरवाजा बंद हो गया और अर्जुन उसकी नजरों से ओझल हो गया। कैफे से बाहर निकलने के बाद अर्जुन की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। इसकी जगह अब ठंडे दिमाग से हत्या करने की मंशा ने ले ली। उसकी उदासीन निगाह बाहर भीड़ पर टिकी थी। ये लोग शायद नहीं जानते कि मैं कैसे काम करता हूँ। मैं पालने में किसी भी खतरे को खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने सिगरेट जलाई और उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे और थोड़ी ही दूर पर एक गली थी जिसमें कुछ कूड़े के डिब्बे रखे हुए थे। ये स्पष्टतः सड़क का कचरा निपटान केंद्र था, कहीं दूर नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, युवा मालिक, लगता है उस बच्चे ने हमें देख लिया है। हमें खोज लिया गया है। हम तो क्या हुआ? जियांग वेनलिन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। युवा मालिक, कैफे वाली लड़की के बारे में क्या ख्याल है? ये लड़की सुंदर है, लेकिन हम उसके बारे में तब बात करेंगे जब हम उस बच्चे से निपट लेंगे और 100 जड़ी बूटियों वाला बर्तन और उस गोली के पीछे का रहस्य प्राप्त कर लेंगे। जियांग वेनलिन बाहर निकल गया और अन्य लोग भी तुरंत उसके पीछे चले गए। कुछ ही देर बाद वे तीनों गली में पहुंच गए। एक युवक दीवार के सहारे झुका हुआ था और अपने हाथ में सिगरेट बुझा रहा था। तभी उसकी उंगली के एक झटके से सिगरेट का बट एक चाप में उड़कर जियांग वेनलिन के गाल पर जा लगा। मैं 1 मिनट और 5 सेकंड से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। आप सब आखिरकार यहाँ आ ही गए। अध्याय 98 मृतक रहस्य रख सकते हैं। जियांग वेनलिन ने अनजाने में अपने गाल को छुआ और तुरंत खून का हल्का सा निशान देखा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। क्या उड़ते सिगरेट के टुकड़े में सचमुच इतनी शक्ति होती है? क्या ये बच्चा वास्तव में एक विशेषज्ञ था? न जाने क्यों, जैसे ही उसने गली में कदम रखा उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य आभा का एहसास किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे युवक के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों। उसने अपने मन में चल रहे हास्यास्पद विचारों को दूर कर दिया और कदम दर कदम उस युवक की ओर चल पड़ा। रिवर सिटी में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में जिन, मेंग और जियांग परिवारों के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। उसने पहले कभी इस बच्चे को अपने सामने नहीं देखा था, तो फिर उसके पास किस तरह की ताकत हो सकती थी? अभी अभी सिगरेट का बट मिलना महज एक संयोग था। यदि दूसरे पक्ष में सचमुच कुछ योग्यता होती तो उसे 100 जड़ी बूटियों वाले बर्तन की बोली लगाने में इतनी गोपनीयता क्यों बरतनी पड़ती? ये स्पष्ट था कि वह जियांग परिवार को नाराज करने से डर रहा था। बच्चे, तुम ही हो जिसने 100 जड़ी बूटियों वाला बर्तन जीता है न? जियांग वेनलिन का स्वर थोड़ा ठंडा था। ये सही है। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। जियांग वेनलिन ये सुनकर दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतनी आसानी से यह बात स्वीकार कर लेगा। क्या तुम ही थे जिन्होंने जिन परिवार को गोली मुहैया कराई थी? जियांग वेनलिन ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने सीधे उत्तर दिया। इस बार जियांग वेनलिन अकेले ही अचंभित नहीं थे, बल्कि उनके पीछे खड़े 2 जियांग परिवार के विशेषज्ञ भी अचंभित थे। यह इतना महत्वपूर्ण रहस्य था। अधिकांश लोग ऐसी जानकारी बताने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आखिरकार उनके पास अपनी धारणाओं को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत या साक्ष्य नहीं था। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसे खुले तौर पर स्वीकार कर लिया था। यह सबकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। क्या वह मूर्ख था? क्या पृथ्वी पर जीवन से वह तृप्त हो गया था? यदि यह रहस्य रिवर सिटी या यहाँ तक कि पूरे जियांगन प्रांत के सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को पता चल गया तो ये बच्चा बिना किसी संदेह के मर जाएगा। जियांग वेनलिन को तो उस युवक की बातों की प्रामाणिकता पर भी संदेह होने लगा। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने 100 जड़ी बूटियों वाला बर्तन जीता है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आपने ये क्यों स्वीकार किया कि नीलामी में गोली देने वाले आप ही थे? क्या आप हुआक्सिया में औषधीय गोलियों के महत्व को जानते हैं? मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे कूड़ेदान को शायद ये भी नहीं पता कि औषधीय गोली क्या होती है। जियांग वेनलिन की आवाज में तीखापन था। उसके नजरिए से ये बच्चा निश्चित रूप से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। मैं क्या ऐसा है? द्वितीय अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर दवाई की गोलियां निकालीं। यह एक पूरी मुट्ठी भर था। तो फिर क्या ये गोलियां तुम्हें मनाने के लिए काफी हैं? इस समय जियांग वेनलिन और जियांग परिवार के अन्य 2 विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। गली में सन्नाटा छा गया। उनकी नजरें अर्जुन के हाथ में रखी औषधियों की गोलियों पर टिकी थीं। औषधीय गोलियों का एक बड़ा मुट्ठी भर। वे उसे मूर्तियों की तरह देखते रहे, जरा भी हिले नहीं। उनमें सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। इस बच्चे के पास वाकई औषधीय गोलियां थीं, गोलियों के पैटर्न वाली गोलियां। कुछ समय बाद जियांग वेनलिन को अंततः होश आ गया और उसकी आंखों से ठंडी हत्या की मंशा झलकने लगी। जहां तक उसका सवाल है, वे सभी दवाइयां उसकी अपनी थीं। ये बच्चा उन्हें खाने के योग्य ही नहीं था। एक बार जब उसे ये गोलियां मिल गईं, तो भविष्य में परिवार के मुखिया का पद निश्चित रूप से उसका होगा।
उसने अपना सिर उठाया और एक डरावनी मुस्कान प्रकट की। बच्चे, होशियार बनो, वो गोलियां मुझे दे दो और मुझे बताओ कि वे कहाँ से आई हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपना कुत्ता बनने की इजाज़त दूंगा और रिवर सिटी में कोई भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन ने आलस से हाथ बढ़ाया और जियांग वेनेलिन की ओर देखा। उसने उदासीनता से कहा, अरे क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया? क्यों? जियांग वेनेलिन ने अवचेतन रूप से पूछा। क्योंकि केवल मृतक ही रहस्य को हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। अर्जुन की आवाज़ में द्वेष झलक रहा था। इस अचानक वाक्य से गली का माहौल भारी हो गया। हवा में तनाव का माहौल था। जियांग वेनेलिन के चेहरे का भाव गहरा गया। उसने अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा और कहा, जियांग मिंग, इस बच्चे के हाथ पैर तोड़ दो और इसे मेरे पास ले आओ। हाँ, युवा स्वामी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग मिंग ने हरकत की। वह धनुष से छूटे तीर की तरह उछला। जब वह अर्जुन से 3 मीटर दूर था तो वह अचानक हवा में उछलकर दीवार पर जा गिरा। अपने दृष्टिकोण से जड़ता ने उसे 5 मीटर ऊंचा कूदने की अनुमति दी। फिर उसने पलटकर अर्जुन को पूरी ताकत से लात मारी। इस किक की ताकत एक हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंटल मार्शल आर्टिस्ट के हमले के बराबर थी। उसके पैर में कई 100 पाउंड का बल था। चारों ओर हवा गरज रही थी। एक बार यह अर्जुन के शरीर पर गिर गया, भले ही वह मर न गया हो, वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। अर्जुन की आंखों में हत्या की भावना और भी प्रबल हो गई। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। उसके हमले में कुछ भी खास नहीं था। उसने बस अपनी असली क्यूई को प्रसारित किया और अचानक ऊपर की ओर मुक्का मारा। ये पंच देखने में साधारण और असाधारण लग रहा था, लेकिन जब ये हवा में गुजरा तो इसने ध्वनि विस्फोट पैदा किया। इससे लोगों को यह भ्रम भी हुआ कि आकाश फटने वाला है। जियांग मिंग, जिसकी किक जमीन पर उतरने ही वाली थी, ने अचानक देखा कि अर्जुन की मुट्ठी के चारों ओर क्यूई की एक धारा लिपटी हुई है। उसकी पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यूई की यह धारा सच्ची क्यूई थी। इस बच्चे में वास्तव में सच्ची क्यूई थी। वह अपना पैर पीछे खींचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टकराना, मुक्का और लात टकरा गए। दरार, हड्डी टूटने की आवाज़ पूरी गली में गूंज उठी। जियांग मिंग का दाहिना पैर लगभग पूरी तरह से मुड़ गया था और यहाँ तक कि एक अजीब कोण पर उसके अपने चेहरे पर भी जा लगा था। अपने पैर के फट जाने के एहसास से उसे ऐसा लगा कि काश वह मर जाता। हालांकि ये सबसे भयावह हिस्सा नहीं था। जियांग मिंग ने भी महसूस किया कि जैसे ही उसका पैर अर्जुन की मुट्ठी से टकराया, ऊर्जा की एक लहर उसके आंतरिक अंगों में घुस गई। वह अपनी अंदरूनी चोटों को अब और दबा नहीं सका। उसने हवा में ही मुंह से खून उगल दिया, जिसके बाद उसका पूरा शरीर दीवार से जा टकराया। फिर एक जोरदार आवाज आई और जियांग मिंग की सारी हड्डियां टूट गई थीं। वह जमीन पर पड़ा था और बहुत ज्यादा दर्द के कारण खून बह रहा था। किसने सोचा होगा कि एक बच्चा जिसके मुंह से अभी भी उसकी मां के दूध की गंध आ रही थी, वह जियांग मिंग को, जो एक अर्धचरणीय पारलौकिक मार्शल कलाकार था, केवल एक मुक्का मारकर गंभीर रूप से घायल कर सकेगा। जियांग वेनेलिन और दूसरे बूढ़े आदमी के दिल हिंसक रूप से धड़क रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में कई मार्शल आर्ट तकनीकें देखी थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रभावशाली पंच कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, अर्जुन उनकी ओर बढ़ रहा था। जियांग वेनेलिन ने ठंडी सांस ली। तुम छोटे बदमाश हो। तुमने मेरे जियांग परिवार के एक सदस्य को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे आसपास के सभी लोग, जिसमें कॉफी शॉप की वह महिला भी शामिल है, मर जाएंगे। रिवर सिटी के मार्शल आर्ट परिवार ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ तुम जैसे शक्तिहीन लोग खिलवाड़ कर सकें। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अर्जुन की ठंडी आवाज उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। बूढ़े मिन, चलो उसे एक साथ मार डालते हैं। जियांग वेनेलिन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वे दोनों ग्रैंड मास्टर दायरे में थे। जियांग वेनेलिन की राय में अगर वे सेना में शामिल हो जाते तो वे अपने सामने वाले युवक को मार सकते थे। हाँ, युवा स्वामी। बूढ़े मिन की आस्तीन फड़क उठी और उसके हाथ में एक तेज खंजर आ गया। उसने खंजर पकड़ा और एक तीर से अर्जुन की गर्दन पर वार कर दिया। ये कटाव अत्यंत सटीक और अत्यंत निर्दयी था। यदि स्लैश जमीन पर गिरता तो अंतिम परिणाम खूनी होता। जियांग वेनेलिन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे धूल उड़ने लगी और जमीन पर दरारें दिखने लगीं। उसी समय उसने अपनी हथेली से वार किया, जिसमें एक ऐसा शक्तिशाली हथियार था जिसने अर्जुन को जकड़ लिया था। बच्चे, जियांग परिवार के रोलिंग थंडर पाम के लिए मरना तुम्हारा सम्मान है। अर्जुन ने उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या उन्होंने ऐसी घटिया हरकतों के साथ खुद को मार्शल आर्ट परिवार कहलाने का साहस किया? उसने केवल एक हाथ बढ़ाया और उदासीनता से कहा, मैं तुम दोनों को एक हाथ से मार सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन का हाथ बिजली की तरह चमक उठा और सीधे बूढ़े आदमी की कलाई पकड़ ली। क्रैक! बूढ़े मिन को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। उसकी कलाई 360 डिग्री मुड़ गई थी।
हालांकि खंजर अभी भी उसकी मुट्ठी में मजबूती से था। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसके हाथ और खंजर को नियंत्रित कर रही है। अपने हाथ को घुमाते हुए उसने खुद को जियांग वेनलिन की फैली हुई बांह पर खंजर से वार करते हुए पाया। युवा स्वामी, सावधान। हालांकि उनकी चेतावनी बहुत देर से आई थी। बूढ़ा मिन अपना हाथ वापस खींचना चाहता था या खंजर छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसके सामने खड़े अजीब आदमी ने सब कुछ नियंत्रण में रखा हुआ था। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खंजर जमीन पर गिर गया। हालांकि खंजर अब खून से लथपथ हो गया था। जियांग वेनलिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने नीचे देखा और पाया कि उसका पूरा हाथ गायब हो गया था। उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था। अध्याय 99। जब आप मजबूत होंगे तो हजारों लोग आपके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ कहाँ है? इस समय जियांग वेनलिन घबरा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक मार्शल कलाकार के लिए हाथ न होना मौत से भी अधिक पीड़ादायक था। इस बच्चे ने ये कैसे किया? हालांकि वह खुद अभी अभी ग्रैंड मास्टर बने थे, लेकिन बूढ़े मिन को ग्रैंड मास्टर बने हुए 3 साल हो चुके थे। वे दोनों मिलकर काम करने के बावजूद भी इस बच्चे को मार नहीं सके। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने पूरी लड़ाई के दौरान केवल एक हाथ का ही इस्तेमाल किया था। तारांकन सीखे, क्या ये बच्चा राक्षस था? रिवर सिटी में ऐसा व्यक्ति कब आया? उसके दिल में डर समा गया। वह भागना चाहता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भागने से क्या फायदा? युवा मालिक, मैं उसे रोक लूंगा। तुम्हें भाग जाना चाहिए। जब तक तुम नीलामी स्थल पर पहुंचोगे वह तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके साथ ही बूढ़ा मिन एक शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए अर्जुन की ओर बढ़ा। जियांग वेनलिन को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने खून बहते हाथ को ढक लिया और गली से बाहर भाग गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। हालांकि अर्जुन का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने पैर की नोक हिलाई और जमीन पर पड़ा खंजर हवा में उड़ता हुआ सीटी बजाता हुआ बाहर निकल आया। उफ! इसने जियांग वेनलिन के दाहिने पैर में सटीक वार किया। इतना ही नहीं, खंजर में भरी शक्तिशाली क्यूई ने उसे उसके पैर में भी घुसने में सक्षम बनाया। जियांग वेनलिन अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने एक हथेली से बूढ़े मिन के हमले को नाकाम कर दिया। उसके लगभग तुरंत बाद उसने उसी हाथ से बूढ़े मिन की गर्दन पकड़ ली। अपने अगले जन्म में मुझे मत उकसाना। दरार! अर्जुन ने झटके से बूढ़े मिन की गर्दन तोड़ दी। वह न तो पीछे हटेगा और न ही बाघ को उसके पहाड़ पर लौटने देगा। 5 साल पहले जब वह उस स्थान पर पहुंचा ही था तो उसकी दयालुता ने उसे लगभग मार ही डाला था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि इस दुनिया में रोमांटिक भावनाएं क्षणभंगुर हैं और अच्छे इरादों को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। दुनिया का एकमात्र सत्य जंगल का कानून है। यदि आप मजबूत होते तो हजारों लोग आत्मसमर्पण कर देते। यदि आप पीछे हटते तो कुत्ता आपके शरीर पर चढ़ जाता और भौंकने लगता। यदि आज आप अपने शत्रु पर दया दिखाएंगे तो कल शत्रु आप पर दया नहीं दिखाएगा। बूढ़े मिन से निपटने के बाद अर्जुन जियांग वेनलिन के पास चला गया। जियांग वेनलिन ने अपनी आंख के कोने से अपने पीछे एक काली छाया को उभरते देखा और वह अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी अनुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जियांग परिवार के 2 विशेषज्ञ मर चुके थे। स्वाभाविक रूप से वह अगली पंक्ति में था। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं जियांग परिवार का तीसरा युवा स्वामी हूँ। मैं जियांग युवानली का बेटा हूँ। मेरे पिता ग्रैंड मास्टर सूची में 514वें स्थान पर हैं। अगर आप मुझे मार देंगे तो आप जियांग युवानली को अपमानित करेंगे। आप पूरे जियांग परिवार को अपमानित करेंगे। उसकी आवाज में भय भरा हुआ था और वह चिल्लाकर कहना चाहता था कि कोई उसे बचा ले। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के बारे में यह क्या था? उनकी संख्या कम से कम 514 थी। क्या हुआक्सिया में इतने सारे ग्रैंड मास्टर थे? उन्हें याद आया कि शंकर बंसल ने उनसे कहा था कि हुआक्सिया में 50 ग्रैंड मास्टर और 10 शीर्ष स्तरीय ग्रैंड मास्टर हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हुआक्सिया में अभी भी कई छुपे हुए ग्रैंड मास्टर्स मौजूद हैं। जब जियांग वेनलिन ने देखा कि अर्जुन ने तुरंत हमला नहीं किया है तो उसने सोचा कि अर्जुन डर गया है। रिवर सिटी में किस मार्शल आर्टिस्ट ने अपने पिता के बारे में नहीं सुना था? उसका डर धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। जब आप जियांग युवानली के बारे में जानते हैं तो आपने मेरा हाथ क्यों काटा? एक बार मेरे पिता को ये पता चल गया तो मैं गारंटी देता हूं कि वह तुम्हारे आसपास के हर किसी के अंक काट देंगे। मेरे पिता की ताकत रिवर सिटी में शीर्ष 10 में शुमार की जा सकती है। किस आधार पर आप उनसे प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं? जियांग वेनलिन जितना ज्यादा बोलता गया वह उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया। वह पागल कुत्ते की तरह अपनी भड़ास निकाल रहा था। क्या तुम्हारा काम हो गया? एक ठंडी आवाज ने उसे बीच में रोका। जियांग वेनलिन दंग रह गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता वह आवाज फिर से बोली। जियांग युवानली खुद को क्या समझता है?
अगर उसने कोई बेवकूफ़ी करने की हिम्मत की तो मैं उसका सिर उसके कंधों से अलग कर दूंगा। अगले ही पल अर्जुन ने जियांग वेनलिन की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। टकराना। जियांग वेनलिन का शरीर दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। जियांग वेनलिन चिल्लाया, तुम जानवर, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। दरार। अर्जुन की अचानक ताकत ने जियांग वेनलिन की हड्डियां लगभग कुचल दीं। जियांग वेनलिन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसे पता चला कि उसका सामना एक राक्षस से हो गया है। ये राक्षस उसे रसातल में खींच ले गया था और उसे यातनाएं दे रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा पक्ष अपने पिता से भी नहीं डरता था। उसका पूरा शरीर ठंडा महसूस हो रहा था। अपनी आंखों के कोने से उसने अर्जुन के शरीर के चारों ओर लाल रंग की हत्या की भावना देखी। वह 18 नरकों से निकलकर आया एक राक्षस जैसा था। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। जियांग परिवार आपको कोई भी रकम देगा और आपको कुछ भी देगा। जियांग वेनलिन पूरी तरह से असहाय था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सच में अपनी नन्ही सी जान खोने से डर रहा था। जब तक मैं तुम्हें जाने दूं, तुम मुझे कुछ भी देने को तैयार हो, है न? अर्जुन की शांत आवाज गूंजी। ये सुनकर जियांग वेनलिन की आंखें चमक उठीं और उसने तेजी से सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। महिलाएं, पैसा, रुतबा, मार्शल आर्ट, ये सब ठीक हैं। अब उसे अपने चेहरे की कोई परवाह नहीं थी। जब तक वह जीवित रहेगा, वह अपने पिता से उसकी ओर से बदला लेने के लिए कह सकेगा। वह इस बच्चे को मरने के लिए मजबूर कर देगा। उस समय वह अपने पिता से इस बच्चे से जुड़े सभी लोगों को मार डालने के लिए भी कहेगा। इसके अलावा वह उसे अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके मरते हुए भी देखता था। हाँ, इसलिए उसे हर कीमत पर जीवित रहना था। इस बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर उसके पास एक मौका था। जैसे ही वह राहत महसूस कर रहा था, ठंडी आवाज फिर से बोली, दुर्भाग्य से मैं केवल तुम्हारा जीवन चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग वेनलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन के चारों ओर कस रही है। ये बहुत दर्दनाक था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर हरा हो गया। अंत में एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और उसके साथ ही उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। जियांग परिवार के तीसरे युवा स्वामी जियांग वेनलिन की मृत्यु हो गई थी। अर्जुन ने जियांग वेनलिन के शरीर को जमीन पर फेंक दिया। उसकी नज़र उदासीन थी। वह कोई राक्षस नहीं था। वह सिर्फ अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना चाहता था। अगर वे तीनों नहीं मरते तो सान्या और रोशनी मुश्किल में पड़ जाती। पिछले 5 वर्षों से वह पूरी ताकत से साधना कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें 5 साल पहले जैसी शक्तिहीनता की भावना का दोबारा अनुभव नहीं करना पड़ेगा। उसी समय पास ही की एक छत पर जिन परिवार के जिन कियान ने सब कुछ देख लिया था, उसने मूल रूप से अर्जुन को बचाने की योजना बनाई थी। जब उसने देखा कि जियांग वेनलिन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि न केवल उसे अर्जुन को बचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने उन तीनों को इतनी आसानी से मार डाला है। यहाँ तक कि जियांग परिवार के तीसरे युवा स्वामी को भी नहीं बख्शा गया। अर्जुन न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके तरीके भी बेहद क्रूर थे। रिवर सिटी को ऐसी निर्णायक सैन्य प्रतिभा कब से प्राप्त हुई? क्या रिवर सिटी की स्थिति पूरी तरह बदलने वाली थी? उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आत्मा की गहराई से आया भय उसके पूरे शरीर में छा गया। उसे तो यहाँ तक लगा कि अगर वह उस युवक के सामने होगा तो उसकी एक भी चाल नहीं टिक पाएगी। वह अभी जाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि एक परछाई उसके बगल में आ चुकी है। क्या तुमने काफी कुछ देख लिया है? भाड़ में जाओ। उसके सामने जो था वह शैतान था। वह कब ऊपर आया? ये देखकर कि अर्जुन आगे बढ़ने वाला था, प्लॉप, जिन कियान तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर अर्जुन, कृपया मुझे मत मारो। मैं जिन परिवार से हूँ। मिस जिन ने मुझे आकर तुम्हें बचाने के लिए कहा था। यहाँ तक कि उसे भी अपनी बातें हास्यास्पद लगीं। ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ को अभिनय के लिए उसके जैसे निकम्मे व्यक्ति की क्या आवश्यकता होगी? उन्हें तो ये भी संदेह था कि जिस तरह से यह युवक काम कर रहा है, उसे देखते हुए तो उसे अवश्य ही मार दिया जाएगा। अर्जुन खरपतवार को काट देगा और जड़ों को खत्म कर देगा। जिनलेंग ज्ञान। हाँ, ओह, मैं समझ गया। मुझे उस तक संदेश पहुंचाने में मदद करो। मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो, नहीं तो जिन परिवार का भी हाल उन तीनों जैसा हो जाएगा। इसके अलावा इन लाशों से छुटकारा पाओ। ये कहते हुए अर्जुन छत से नीचे कूद गया और स्थिर होकर नीचे उतरा। वह धीरे धीरे कैफे की ओर चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह गली से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे आ गया। अर्जुन के शरीर में हत्या की भावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था। अर्जुन को गए हुए 1 मिनट हो चुका था, लेकिन जिनकियान अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें किसी झील से निकाल कर लाया गया हो। अचानक उसे कुछ सूझा।
उसने जल्दी से अपनी जेब से काला मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल हो गई। मिस, कुछ बड़ा हुआ है। जियांग वेनलिन मर चुका है। अध्याय 100 गंभीर स्थिति। जिन लेंगयान को फोन आया और वह बहुत जल्दी गली में पहुंच गए। जब उसने 3 ठंडी लाशें देखी तो उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। उसकी सांस लगभग बंद हो गई। यहाँ जो मरा था वह कोई और नहीं बल्कि जियांग परिवार का तीसरा युवा स्वामी था। यह मामला बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि पूरे रिवर सिटी में उथल पुथल मच सकती थी। यह कोई साधारण उथल पुथल नहीं होगी। एक अकेला व्यक्ति इसका सामना नहीं कर सकता। जिन लेंगयान नीचे बैठ गई और जियांग वेनलिन की लाश पर चोटों की जांच की। उसने भौहें सिकुड़ी। हत्यारे के तरीके बहुत क्रूर थे। ये बिल्कुल यातना जैसा था। अगर जियांग परिवार को इस बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। जिन कियान, मुझे अभी जो कुछ हुआ सब बताओ। मुझे हर एक बात विस्तार से बताओ। कुछ भी मत छोड़ना। जिन लेंगयान का स्वर अत्यंत गंभीर था। हाँ मिस, अभी अभी मिस्टर अर्जुन इसी गली में आए थे। जब जिन कियान ने सब कुछ समझाना समाप्त किया तो जिन लेंगयान की आंखें अभूतपूर्व भय से भर गईं। सिर्फ एक हाथ और कुछ चालों से उसने जियांग परिवार के 2 ग्रैंड मास्टरों को मार डाला था। एक अकेले व्यक्ति ने 3 मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को ऐसे मार डाला जैसे वह मुर्गियां काट रहा हो। ऐसी असंभव बात वास्तव में यहाँ घटित हुई थी। इसके अलावा ये कार्य एक 20 वर्षीय युवक द्वारा पूरा किया गया था। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन ने ये कैसे किया। वह केवल इतना जानती थी कि इस मामले के परिणाम अकल्पनीय थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पिता को फोन किया। चूंकि मामला इस स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए वह इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। कॉल को लटकाने के बाद जिन लेंगयान ने जिन कियान को निर्देश दिया, शवों को ठिकाने लगाओ और फिर जियांग परिवार के लिए किसी साफ सुथरी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को भेजो। जब वह वापस आए तो सारे सबूत मिटा दो जिसमें भेजा गया व्यक्ति भी शामिल है। जिन कियान दंग रह गया। जियांग परिवार के पास किसी को भेजो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने पत्ते टेबल पर रख रहे हैं? जिन लेंगयान ने तीनों लाशों को देखा और उसकी नज़रें बहुत भारी थीं। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें जिन परिवार हस्तक्षेप कर सकता है। अगर जियांग परिवार अभी भी अर्जुन के बारे में पता लगाने में कामयाब हो जाता है तो हम सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं। अर्जुन को अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। हाँ मिस। प्रश्नवाचक चिन्ह। कैफे के अंदर रोशनी बोरियत से अपनी कॉफी को हिला रही थी। जब उसने अर्जुन को फिर से आते देखा तो उसने राहत की सांस ली। किसी कारणवश वह थोड़ी चिंतित थी। जब अर्जुन फिर से उसके सामने आया तो उसके दिल की चिंता दूर हो गई। उसने थोड़े गुस्से में कहा, अर्जुन, तुम टॉयलेट जाने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? 10 मिनट हो गए हैं। देखो, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है। अर्जुन गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसका व्यवहार उस हत्या के इरादे के बिल्कुल विपरीत था जो उसने गली में दिखाया था। इसके बाद उसने मेज पर रखी कॉफी उठाई और एक ही घूंट में उसे खत्म कर दिया। ये दृश्य देखकर रोशनी की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। वह इतने वर्षों से जीवित थी, फिर भी ये पहली बार था जब उसने किसी को कॉफी को पानी की तरह पीते देखा था। अर्जुन ने कप नीचे रखा और रोशनी का हाथ पकड़ लिया। उसने तय किया कि उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि वह हाथ थामने को तैयार है या नहीं। कैफे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर से कहा, मिस्टर, कृपया हमें ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ले चलें। वह नहीं जानता था कि इस जगह पर जियांग परिवार का कोई अन्य सदस्य भी है या नहीं, इसलिए जल्द से जल्द वहां से चले जाना ही बेहतर था। जब वह कार में था तो उसने राजवीर राणा को एक संदेश भेजा जिसमें रोशनी और सान्या की सुरक्षा के लिए और लोगों को भेजने के लिए कहा गया। उसने राजवीर राणा से रिवर सिटी के 3 प्रमुख मार्शल आर्ट परिवारों और तथाकथित ग्रैंड मास्टर रैंकिंग की जांच करने के लिए भी कहा। उसे एहसास हुआ कि जियांग परिवार उसकी कल्पना से कहीं अधिक परेशानी भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआक्सिया की प्राचीन मार्शल आर्ट साधना प्रणाली शुरुआती दिनों से ही अधूरी थी। इसे बाह्य बल और आंतरिक बल क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक सफलता, महान सफलता और चरम सफलता के चरण थे। इसके बाद अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र और पारलौकिक क्षेत्र थे, जिसे ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। संक्षेप में 3 प्रमुख क्षेत्र थे, बाह्य शक्ति, आंतरिक शक्ति और पारलौकिक। इन प्रमुख क्षेत्रों के बाद कई छोटे क्षेत्र थे। हालांकि पारलौकिक क्षेत्र के बाद कोई और विभाजन नहीं हुआ। जो लोग इस क्षेत्र में पहुंच गए उन्हें सामूहिक रूप से ग्रैंड मास्टर कहा जाता था। मजबूत और कमजोर ग्रैंड मास्टर्स थे और बाद में किसी ने हुआक्सिया में मजबूत और कमजोर ग्रैंड मास्टर्स के ताकत के स्तर के बीच अंतर करने के लिए ग्रैंड मास्टर्स की रैंकिंग सूची स्थापित की। क्षेत्रों के इस विभाजन के कारण हुआक्सिया की प्राचीन मार्शल आर्ट की ताकत स्थिर हो गई। उनकी प्रणाली वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि उनके द्वारा विकसित किए गए क्षेत्र। शरीर का संयमन, आत्मा का उद्घाटन, क्यूई परिवर्तन, एकता, सच्ची आत्मा के क्षेत्र और इसी तरह। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था।
ये साधना प्रणाली बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त थी। अर्जुन वर्तमान में आत्मा उद्घाटन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और लगभग 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर्स की रैंकिंग के अनुसार उनके लिए शीर्ष 500 में या उससे भी ऊपर स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह उसे उम्मीद थी कि जियांग युवानली उसे खोजेगा। इस तरह वह ये पता लगाने में सक्षम होगा कि पूरी ग्रैंड मास्टर रैंकिंग ताकत के स्तर को कैसे मापती है। आधे घंटे बाद वे दोनों अंततः ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट परिसर में पहुंचे। सान्या, जो पहले ही खाना बना चुकी थी, उन दोनों को साथ में वापस आते देख थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अनुमान लगाया कि वे दोनों शायद लिफ्ट में मिले थे। जब वे खाना खा रहे थे तो सान्या को अचानक कुछ याद आया और उसने अर्जुन से मजाक में कहा, छोटे चेन, हमारी सुंदरी जिया का जन्मदिन अगले हफ्ते है। क्या तुमने सोचा है कि उसे क्या देना है जिससे वह मुस्कुरा उठे? रोशनी ने भी अर्जुन की ओर उत्सुकता से देखा। अर्जुन ने खाने का एक चम्मच उठाया और आधे मन से कहा, आजकल क्या उपहार देने हैं? मैं उसे बस एक लाल पैकेट दूंगा। जब तक मेरा दिल सही जगह पर है तब तक ये ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन को लगा कि कोई उसके पैर पर कदम रख रहा है। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि रोशनी की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे सान्या, तुम उसे क्या दे रही हो? अर्जुन ने जल्दी से विषय को अपने से दूर कर दिया। सान्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और रोशनी से कहा, एक महिला स्वाभाविक रूप से दूसरी महिला को कुछ उपयुक्त चीज देगी। रोशनी को यह देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि सान्या भी उसे चिढ़ा रही है। उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और सान्या की ओर दौड़ी। सान्या, मैं अब तुम्हारा साइज ले लूंगा। दोनों लड़कियां इस तरह खेलने लगीं, जिससे अर्जुन को बहुत आनंद आया और उसे जवानी के अद्भुत आनंद का आनंद लेने का अवसर मिला। कुछ देर बाद अर्जुन का फोन बजा। यह एक अनजान नंबर था। उसने भौहें सिकोड़कर फोन उठाया। अर्जुन, मैं प्रिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। क्या आप मेरे दादाजी को बचा सकते हैं? मेरे पास वास्तव में कोई और नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। लाइन के दूसरी तरफ से प्रिया बंसल की बेचैन आवाज सुनाई दे रही थी। वह असहाय और हताश होकर रोने भी लगी। क्या हुआ? तुम अब कहाँ हो? नीलामी में अर्जुन को कई लोगों से पता चला था कि बंसल परिवार को किसी समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी बड़ी होगी। वह प्रिया बंसल के व्यक्तित्व को समझता था। जब तक बहुत जरूरी न हो, वह उसे फोन नहीं करती थी। अर्जुन, मैं बंसल परिवार के विला में हूँ, जो 211 जियांगिंग रोड पर स्थित है। मेरे दादाजी। इससे पहले कि प्रिया बंसल अपनी बात पूरी कर पाती, जोरदार आवाज हुई और अगले ही पल कॉल समाप्त हो गई। कुछ तो हुआ था। अर्जुन ने अब और देर नहीं की। उसने जल्दी से अपना कोट पहना और दोनों लड़कियों को अलविदा कहकर चला गया। 211 जियांगनिंग रोड पर जे परिवार का विला रोशनी से जगमगा रहा था। अर्जुन टैक्सी से उतरा और उसने देखा कि पूरा विला लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे विला से एक बहुत भारी आभा बाहर निकल रही हो। बाहर कुछ कारें खड़ी थीं। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, 1 दर्जन से अधिक आभाएं उस पर टूट पड़ीं। अर्जुन को यह भी आभास हो गया कि छत से कोई बंदूक उसकी ओर तान रही है। यदि वह कोई असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता तो निश्चित रूप से उसके सिर में गोली मार दी जाती। बंसल परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था? इसमें इतनी बड़ी ताकत कैसे शामिल हो सकती है? हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्थिति पहले ही अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। खंड 2 अध्याय 101 बंसल परिवार का संकट भाग 1। अर्जुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे बंसल परिवार के विला की ओर चल दिया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो एक साथ 2 ठंडी आवाजें गूंजी, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। अर्जुन ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि मुस्कुरा दिया। मैं प्रिया बंसल को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। हालांकि उन दोनों ने अर्जुन की उपेक्षा की। बेशक अर्जुन जबरदस्ती अंदर नहीं घुसेगा। हालांकि वह इन लोगों से नहीं डरता था, लेकिन अगर बंसल परिवार मुसीबत में था तो उसके अचानक प्रकट होने से जो भी उनके खिलाफ काम कर रहा था वह ट्रिगर हैप्पी हो सकता था। अर्जुन ने कुछ क्षण इस विषय पर विचार किया तथा अपने संपर्कों का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस संबंध में केवल 2 ही उपयोगी लोग थे, कृतिका और भव्या सिंह। उसके पास कृतिका का नंबर नहीं था, इसलिए भव्या सिंह ही एकमात्र विकल्प था। वह उसे कॉल करने के लिए एक कोने में चला गया। अर्जुन, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? कॉल के दूसरी ओर से भव्या सिंह की आवाज सुनी जा सकती थी। अर्जुन ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ परेशान करना है। भव्या सिंह स्तब्ध रह गईं। अर्जुन इतना शक्तिशाली था, फिर भी उसे किसी तरह उसकी सहायता की आवश्यकता थी। मुझे बताओ, अगर मैं कर सकूंगा तो जरूर मदद करूंगा। अर्जुन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि रिवर सिटी में बंसल परिवार के साथ क्या हुआ? मैं बंसल परिवार के विला की ओर जा रहा था, लेकिन मुझे बाहर ही रोक दिया गया।
स्वाभाविक रूप से भव्या सिंह को बंसल परिवार के मामलों के बारे में पता नहीं था, लेकिन यह ऐसा मामला था जिसमें वह मदद कर सकती थी। प्रवेश द्वार पर रुको, मैं किसी से संपर्क करूंगा और वह तुम्हारी मदद करने आएगा। कॉल वहीं खत्म हो गई। लगभग 10 मिनट बाद एक विशेष लाइसेंस प्लेट वाली कार बंसल परिवार के विला में घुसी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा गंभीर था कार से उतरा और अर्जुन की ओर दौड़ा। मिस्टर अर्जुन, मिस बाई ने मुझे आने के लिए कहा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह वास्तव में काफी कुशल थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना समय बर्बाद किए सीधा दरवाजे की तरफ जाकर पहरा दे रहे 2 लोगों पर नजर डाली और अपनी जेब से कुछ निकाला। जब उन्होंने देखा कि यह क्या है तो दोनों गार्ड दंग रह गए और तुरंत सावधान हो गए। वे बोलने ही वाले थे कि अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें एक नज़र से देखा, जिससे उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा गया। मिस्टर अर्जुन, चलो साथ साथ चलते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन से कहा। ठीक है, उसने जवाब दिया। फिर अर्जुन उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ बंसल परिवार के विला के लिविंग रूम में गया। उसने पाया कि लिविंग रूम लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ था। शंकर बंसल, प्रिया बंसल और एक जोड़ा लिविंग रूम के बीच में सोफे पर बैठे थे। ये जोड़ा शायद प्रिया बंसल के माता पिता थे। प्रिया बंसल ने तुरंत अर्जुन को देखा और कहा, मिस्टर अर्जुन। शंकर बंसल ने आवाज सुनकर अपना सिर उठाया तो अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो गई हो। शंकर बंसल की कुछ ही दिनों में ये हालत कैसे हो गई? अर्जुन चला गया और सोफे पर बैठ गया। वे लोग अर्जुन को रोकना चाहते थे, लेकिन जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना पहचान पत्र दिखाया तो वे रुक गए। बड़े झू, क्या हुआ? अर्जुन, मैंने आपको परेशान कर दिया है। कृपया इस मामले में न पड़ें। मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। शंकर बंसल की आवाज थोड़ी कर्कश थी। प्रिया बंसल जल्दी से अर्जुन के पास पहुंची और उत्साहित होकर बोली, अर्जुन, यह ऐसा ही है। कुछ दिन पहले दक्षिण से रिवर सिटी में एक बड़ा शख्स आया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह कुछ दवा लेने के लिए हमारे वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल में आया था। हालांकि किसने सोचा होगा कि दवा में कोई समस्या होगी। मुझे याद है कि दादाजी ने खुद उन जड़ी बूटियों को चुना था और उन्हें कई बार जांचा था। स्काई पॉइजन ग्रास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब उस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इसे लिया तो एक समस्या थी। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये स्पष्ट था कि लेन देन के बाद कुछ गड़बड़ हो गई थी। औषधीय जड़ी बूटियां बदल दी गई थीं। बंसल परिवार इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह ऐसा कुछ करे जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। अब ये बात महत्वपूर्ण नहीं रही कि यह काम किसने किया। सबसे महत्वपूर्ण बात बंसल परिवार को बचाना था। हालांकि बंसल परिवार ने यह नहीं बताया कि वह कौन बड़ा शख्स था, लेकिन विला में सशस्त्र बलों को देखकर लगा कि वह कोई ऊंचे पद पर होगा। उस आदमी की हालत कैसी है? अर्जुन ने पूछा। शंकर बंसल का शरीर कांप उठा और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी पुनर्जीवित किया जा रहा है, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। अगर उसे कुछ हो गया तो न केवल रिवर सिटी का बंसल परिवार खत्म हो जाएगा, बल्कि जियांगन प्रांत का बंसल परिवार भी। कौन है जो हमारे बंसल परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? वह कहाँ है? जब तक उसकी सांस चल रही है मैं उसे बचा सकता हूँ, अर्जुन ने खड़े होकर गंभीरता से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। उनके चेहरों पर आश्चर्य, अविश्वास और उपहास के अलग अलग भाव थे। वह उसे बचा सकता था। हाँ, सही, वह बचने की स्थिति से बाहर था। शंकर बंसल हतप्रभ थे। हालांकि अर्जुन ने पुण्य परोपकार हॉल से औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी थीं, लेकिन उन्होंने जो औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी थीं वे सभी खेती के लिए थीं। स्वाभाविक रूप से कोई भी उन्हें किसी दिव्य चिकित्सक के रूप में नहीं समझेगा। युद्ध शक्ति के मामले में शंकर बंसल को अर्जुन पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, लेकिन यह एक अलग मामला था। एक ग्रैंड मास्टर किसी को मार तो सकता था, लेकिन चिकित्सकीय रूप से बचा नहीं सकता था। प्रिया बंसल के पिता संजय बंसल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने शंकर बंसल से कहा, पिताजी, चीजें पहले से ही गड़बड़ हैं। आपको किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे मामलों में दखल देने और गड़बड़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रिया बंसल की मां अनीता बंसल ने भी प्रिया बंसल को डांटा। प्रिया, क्या ये वही व्यक्ति है जिसे तुमने अभी बुलाया था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बंसल परिवार पहले से ही दुखी है? अभी उस व्यक्ति का अभी भी आपातकालीन उपचार चल रहा है। इस अपरिपक्व बदमाश के हस्तक्षेप का क्या फायदा? अर्जुन ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और शंकर बंसल को घूरने लगा। बड़े झू, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं वही करूंगा जो मैंने कहा है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी चला जाऊंगा। अर्जुन बंसल परिवार की दोस्ती के नाते मदद करना चाहता था, लेकिन यह उसका दायित्व या कर्तव्य नहीं था। वह ये फैसला शंकर बंसल पर छोड़ता। शंकर बंसल झिझके, लेकिन इस समय अनीता बंसल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पिताजी, मूर्ख मत बनिए।
क्या आप वाकई किसी ऐसे बच्चे पर भरोसा करना चाहते हैं जिसके नीचे शायद बाल भी नहीं उगे हैं? कौन जानता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, शंकर बंसल ने मेज पर अपना हाथ पटक दिया और अनीता बंसल को घूरने लगा। चुप रहो, बंसल परिवार में मेरा ही अंतिम फैसला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम श्री अर्जुन का अपमान करने के योग्य हो? श्री अर्जुन से माफी मांगो, नहीं तो बंसल परिवार को तुरंत छोड़ दो। अनीता बंसल अवाक रह गईं। उन्होंने पहले कभी उस बूढ़े आदमी को इतना क्रोधित नहीं देखा था। उन्होंने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और माफी मांगी। मी अर्जुन, मुझे माफ कर दो। इसके बाद शंकर बंसल ने अर्जुन की ओर देखा और दांत पीस लिए। श्रीमान अर्जुन, मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूँ। वह एक जुआ खेलना चाहता था। बंसल परिवार का भाग्य दांव पर था और अर्जुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें इस मुश्किल से बचा सकता था। ठीक है, वह व्यक्ति कहाँ है? मुझे अभी वहां ले चलो। 10 मिनट बाद कार एक शांत स्थान पर रुकी। यहाँ सिर्फ एक इमारत थी। यह एक निजी अस्पताल जैसी दिखती थी, लेकिन उस पर कड़ी सुरक्षा थी। भव्या सिंह द्वारा भेजे गए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत आसान हो गया। हालांकि बंसल परिवार के सभी लोगों को बंधक बना लिया गया और उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। वे लिफ्ट से अस्पताल की 6ठी मंजिल पर पहुंचे और जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, अर्जुन को कई प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की ऊर्जा का एहसास हुआ। ऑपरेशन रूम के बाहर अर्जुन ने 4 पुरुषों और 3 महिलाओं को देखा। वे काफी बूढ़े थे और संभवतः उस बूढ़े व्यक्ति के बच्चे थे जिसका ऑपरेशन अंदर हो रहा था। स्वाभाविक रूप से इन लोगों की नज़र शंकर बंसल पर पड़ी। अरे, यहाँ अपना चेहरा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, तुम्हें मेरे पिताजी को जहर देने के लिए किसने कहा? अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बंसल परिवार के सभी लोग उनके साथ ही दफन हों। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी लाल आंखों के साथ दौड़ता हुआ आया। उसके कदमों के साथ हवा की ध्वनि भी आ रही थी और उसकी क्यूई आसपास के वातावरण में फैल रही थी। प्राचीन मार्शल कलाकार। उस आदमी ने गुस्से में शंकर बंसल पर जोरदार मुक्का मारा। सबके चेहरे के भाव बदल गए। शंकर बंसल का शरीर इस मुक्के को झेल नहीं पाएगा। जैसे ही मुक्का शंकर बंसल के चेहरे पर पड़ने वाला था, अर्जुन ने आगे बढ़कर उस शक्तिशाली मुक्का को पकड़ लिया। अंदर मौजूद व्यक्ति के जागने से पहले आपको कोई कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं है।